हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द ऑफिसर्स विजन के इस यूट्यूब चैनल पर। हमारी सभी टीम आपके आने वाले एईडीओ, बीपीएससी, एईडीओ के एग्जाम के लिए पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठ है और आपके सामने हर रोज नया सेट लेकर के जो संभावित प्रश्नों की रूपरेखा है, उस पर हम लोग लगातार चर्चा करते हैं। मैं और हमारी टीम आपके बीच हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस मतलब पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स सहित जितने भी सेगमेंट हैं, सबको लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं और हम आपकी तैयारी में एक धार देने का प्रयास कर रहे हैं, जो आने वाले समय में आपके बीपीएससी, एईडीओ के एग्जाम के लिए आपको पूर्णतः लाभकारी होगी। और एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न हमारा पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था? द्वैध शासन प्रणाली होता क्या है? द्वैध शासन प्रणाली क्या होता है, बताइए। द्वैध शासन प्रणाली क्या होता है और ये किस किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था? प्रांतों की बात कर रहा है, केंद्र की बात नहीं कर रहा। यदि प्रांतों की बात करेगा तो हम जानेंगे सबसे पहले इसका आंसर। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 1919 का अधिनियम। 1919 का जो अधिनियम था उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। तो द्वैध शासन व्यवस्था है क्या? दरअसल द्वैध शासन व्यवस्था जो होता है, एक ही राज्य में, एक ही प्रांत में दो तरह के बॉडी के पास क्या होता है, दो तरह के संस्था के पास क्या होता है, शासन की जिम्मेदारी होती है। उस समय क्या होता था? उस समय जो होता था कि एक जो महत्वपूर्ण विषय थे वो कहां थे? वो गवर्नर जनरल के पास थे। महत्वपूर्ण विषय गवर्नर जनरल के पास थे, जिसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था आरक्षित विषय। इसको बोला जाता था आरक्षित विषय। जबकि जो दूसरे जो भारत के मंत्री लोग थे, जो भारत के मंत्रीगण थे, उनके लिए क्या था? उनके लिए हस्तांतरित विषय था। हस्तांतरित विषय कहने का मतलब हुआ कि इसमें कोई प्रमुख विषय नहीं होता था। जबकि आरक्षित विषय में आपको पुलिस, है ना, न्याय, इनसे संबंधित वित्त, इनसे संबंधित जो विभाग थे वो आरक्षित विषय में थे, वो गवर्नर जनरल के अधीन आते थे। कहने का मतलब हुआ कि हम आपको शासन तो दे रहे हैं, हम आपको शासन करने का अधिकार तो दे रहे हैं, लेकिन सीमित अधिकार दे रहे हैं। और सीमित में भी बहुत सीमित अधिकार दे रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ पे स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायतें, है ना, उसके अलावा वन, उसके अलावा शिक्षा, इन सबको कहाँ रखा गया था? इन सबको हस्तांतरित विषय में रखा गया था। जिसको कि बाद में 1935 के अधिनियम में, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था हटा दी गई और अब केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू हो जाती है। कब? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर होगा 1919 का अधिनियम, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? आपको पता होगा कि भारत में मार्च 1946 में एक कैबिनेट मिशन आया था। मंत्रिमंडलीय समिति इसको बोलते हैं। एक कैबिनेट मिशन आया था। दरअसल ये कैबिनेट मिशन क्या करने आया था? ये कैबिनेट मिशन को इंग्लैंड से यह कहकर भेजा गया था कि भाई आप जाओ और वहां की सत्ता को शांतिपूर्ण तरीके से स्थानांतरित करो, वहां के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको समझो और वहां से आने से पहले वहां संविधान निर्माण की प्रक्रिया को क्या करो? आगे बढ़ाओ, शुरू करो। आप जानते भी होंगे कि इसी कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार भारत के संविधान का निर्माण आरंभ हुआ और उसकी बैठकें शुरू हुई, जो बाद में 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण कार्य पूरा हुआ। बहरहाल हम वहां नहीं जाएंगे। आप ये देखिए कि कैबिनेट मिशन कब आया? मार्च 1946 में आया। और कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। क्या नाम था उनका? एक का नाम था, जो इसको लीड कर रहे थे, उनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। दूसरा का नाम क्या था? दूसरा का नाम था एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर। और तीसरे कौन थे? तीसरे थे महाशय पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस।
तो ये 3 सदस्यीय टीम थी जिसको भारत के शासन व्यवस्था में भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए और साथ ही साथ भारतीयों के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, प्रक्रिया शुरू करने के लिए इन कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। आपको पता होगा इस कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था। उसने कहा था कि अलग से कोई अलग राष्ट्र नहीं बनेगा, मतलब पाकिस्तान की मांग को इन्होंने मुस्लिम लीग की मांग को, मोहम्मद अली जिन्ना की मांग को इस समिति ने, इस कैबिनेट मिशन ने साफ तौर पर ठुकरा दिया था, एकदम इनकार कर दिया था। ठीक है, तो कौन थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो इसमें है पैट्रिक लॉरेंस है, बिल्कुल है, एबी अलेक्जेंडर है, बिल्कुल है, और स्टेफोर्ड क्रिप्स, एस क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो इसमें कौन नहीं होंगे? इसमें जेम्स एंड्रू नहीं होंगे। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है, पूछ रहा है, नहीं है, नहीं है का मतलब क्या होगा? ये आपके जेम्स एंड्रू हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालिका नहीं माना जाता है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? राज्य कार्यपालिका नहीं माना जाता है, राज्य की कार्यपालिका नहीं माना जाता है। तो किसी भी राज्य में शासन व्यवस्था के लिए उसके 3 अंग होते हैं। हमारे यहाँ शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है, हमारे यहाँ जो सरकार का स्वरूप है वो 3 रूपों में देखने को मिलता है। एक को हम लोग बोलते हैं विधायिका। ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, ये आप भी जानते होंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते होंगे, आपको कुछ नहीं पता होगा, आप जानते होंगे। एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका, है ना? विधायिका, कार्यपालिका और एक कौन है भाई? एक है न्यायपालिका। अभी किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? अभी हम लोग बात कर रहे हैं कार्यपालिका की। न्यायपालिका में आपको पता है जुडिशियल सिस्टम आ जाता है, जिसमें हाई कोर्ट और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो होता है वो न्यायपालिका में आता है राज्य के अंदर में। विधायिका में कौन आता है? विधायिका में विधानमंडल आते हैं और विधानमंडल उसके सहित, है ना, विधानमंडल के सहित जहां भी विधान परिषद है, जहां भी विधान परिषद है। मैंने कल बताया था कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो यदि आपको याद होगा तो आप बताइए कि कितने राज्यों में विधान परिषद है और कौन कौन से वो राज्य हैं। कार्यपालिका में कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका में मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य की कार्यपालिका में मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, और कौन होता है? और होता है महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता जो राज्य सरकार का वकील होता है, ये राज्य के कार्यपालिका में मुख्य रूप से होते हैं। तो इसमें से कौन है जो कि राज्य कार्यपालिका में नहीं है? तो भैया मुख्यमंत्री तो हैं, राज्यपाल भी हैं और मंत्री परिषद भी है। इसका मतलब मुख्य न्यायाधीश इसका सही आंसर हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं? मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका के स्तंभ होते हैं, न्यायपालिका के आधार होते हैं, न्यायपालिका के सदस्य होते हैं, न कि कार्यपालिका या विधायिका के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। बीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बीपीएससी के अध्यक्ष, मतलब बीपीएससी कहने का मतलब हुआ क्योंकि आप बिहार से हैं इसलिए बीपीएससी मैंने यहाँ पे डाला है। हालांकि राज्य लोक सेवा आयोग इसके लिए सही होता है ना, न केवल बीपीएससी बल्कि किसी भी राज्य के जो पीएससी होता है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है भाई? तो किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। इसका मतलब जो बिहार के राज्यपाल होंगे उनके द्वारा क्या होगा? इनके सदस्यों की नियुक्ति होगी। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बिहार का राज्यपाल। लेकिन 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 एक सवाल आपसे कि यदि इनके सदस्यों की नियुक्ति यदि बिहार के राज्यपाल करते हैं तो इनके सदस्यों को हटाने का अधिकार किसके पास है? इनके सदस्यों को पदमुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो इनके सदस्यों को पदमुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति ही बीपीएससी के अध्यक्ष या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को अपने पद से हटा सकते हैं, जबकि जबकि उनके सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास होता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है? एक और होता है संयुक्त लोक सेवा। 3 तरह का होता है, हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है यूपीएससी जिसको संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं, एक होता है स्टेट पीसीएस, स्टेट पीएससी होता है, और एक होता है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, है ना, संयुक्त राज्य लोक सेवा। तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त कौन करता है? ये आपके लिए सवाल है। चलिए बता देते हैं, कंफ्यूजन न रहे। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तब उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा।
क्योंकि संयुक्त है ना, ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए है, इसलिए उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? उसके सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, न कि राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। जबकि राज्य के, यदि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की बात होती है तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीजिए विचार। क्या दिया हुआ है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब आया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब आया था? ये आया था भैया 1976 में। हमने कल भी इसके बारे में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में जिक्र किया था। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का है? 1976 का। ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में आया था। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाई साहब मिनी संविधान। मिनी संविधान। इतना न संशोधन हुआ कि एक छोटा सा संविधान बन गया। 42वां संविधान संशोधन में इतने सारे संशोधन हुए कि एक छोटा सा संविधान बन गया, इसलिए इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान बोला जाता है। ठीक है, इसमें हुआ क्या? इसको पढ़िए पहले। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े। हमने कल भी बताया था कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्या ये है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये बिल्कुल सही है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। क्या ये सही है? 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। मुझे लग रहा है सही है। आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? गलत है भाई। 8 मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े गए, बल्कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो ये गलत हो गया। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ी गई थी। किनकी अनुशंसा पर? मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से पहले सरदार स्वर्ण सिंह समिति को यह बोला गया कि देखिए मौलिक कर्तव्य क्या संविधान में शामिल किया जा सकता है, और उन्होंने, इस समिति ने जो रिकमेंड किया, उस समिति के रिकमेंडेशन के अनुसार संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये बात गलत है। तो इस तरह से 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। कहां है 1 और 3? 1 और 3 यहां है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कितना विचार करवाएंगे सर? आपसे सवाल हो सकता है ना, आप सवाल पूछ सकते हैं कितना विचार करें। विचार कीजिए। हो सकता है ये यदि आप पे विचार कर दे तो आपका आने वाला समय आप एईडीओ के क्या बनके? अधिकारी बनकर उभरेंगे। तो विचार कीजिए। ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसको मान लेते हैं। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच समन्वय का कार्य करती है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और मुख्यमंत्री को सिफारिश देता है। इसमें क्या करना है? इसमें सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं फिर से। ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। आप देखे होंगे कि जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, खास करके जो मुखिया होते हैं, जिनको ग्राम प्रधान बोला जाता है, वो स्थानीय स्तर पर जो भी विकास योजनाएं होती है, जो भी सरकार की डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, उसको क्या करते हैं? उसके निर्माण और उसके कार्यान्वयन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो भैया सही है, जिम्मेदार है, तो ये सही है। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच समन्वय का काम करती है। हमने कल ही बात किया था कि 3 तरह के हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें एक है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। तो पंचायत समिति का काम क्या होता है? पंचायत समिति दरअसल ये ब्लॉक स्तर पर होती है, ये ग्राम के स्तर पर होती है, गांव के स्तर पर होती है और ये जिला के स्तर पर होती है। आपको नाम से ये स्पष्ट हो रहा होगा। तो ये जो पंचायत समिति है, ये पंचायत समिति क्या करती है? ये ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की योजक कड़ी के रूप में काम करती है। जैसे मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में
सेतु का काम कौन करते हैं? मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में सेतु का कार्य कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं, पीएम साहब करते हैं। ठीक उसी तरह से ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में कड़ी के रूप में कौन काम करता है? ब्लॉक स्तर का काम करता है, जिसको पंचायत समिति बोलते हैं। तो ये भी सही है। राज्य वित्त आयोग पंचायत की वित्तीय स्थिति, राज्य वित्त आयोग पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है, बिल्कुल करता है, एकदम करता है। राज्य वित्त आयोग ही पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। केंद्र का वित्त आयोग नहीं करता है, राज्य का वित्त आयोग करता है और मुख्यमंत्री को सिफारिश देता है। यहां तक तो बात सही थी, यहां तक तो बात गले से उतर रहा था, लेकिन इसके बाद और मुख्यमंत्री को सिफारिश देता है। नहीं, मुख्यमंत्री को सिफारिश नहीं देता है, वो राज्यपाल को सिफारिश देता है और राज्यपाल विधानसभा के सदन में उसको रखवाता है, विधानसभा के सदन में उसको रखवाता है। तो ये मुख्यमंत्री को सिफारिश देता है, ये बात हजम नहीं हुई। मुख्यमंत्री को सिफारिश नहीं देता है, बल्कि किसको सिफारिश देता है? वो राज्यपाल को सिफारिश देता है। और इस प्रकार ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? केवल एक और दो। केवल एक और दो कहां है? ए ऑप्शन। तो आपका ए ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, आपने इन चीजों को पढ़ा होगा। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं बस आपको क्वेश्चन की जो संभावित रूपरेखा है, जो क्वेश्चन आने की संभावना है और ऑप्शन को जो पढ़ने की क्षमता होती है, ऑप्शन को इलिमिनेट करने की क्षमता होती है, मैं केवल उससे बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा। उच्च न्यायालय में क्या होगा भैया? एक मुख्य न्यायाधीश होगा और साथ ही साथ जो भी उसकी क्षमता है, क्षमता के अनुसार उस और अन्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और क्षमता के अनुसार जिस भी राज्य में जितनी क्षमताएं हैं, उस क्षमता के अनुसार अन्य न्यायाधीश होंगे। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? क्या राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? क्या प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है? क्या मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है? क्या राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? क्या उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? किनके द्वारा किया जाता है? तो भैया इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करके क्या करता है? नियुक्ति करता है। किसकी? अन्य न्यायाधीशों की। ठीक है, तो इसमें अन्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है किसी भी राज्य में? तो वो न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के समय दिल्ली के लाल किले पर, दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते समय अपनी प्रस्तुति देने वाले शहनाई वादक कौन थे? सॉरी, कौन थे भाई? क्वेश्चन समझ गया आपने? जब आजाद हुआ था तो भाई हम लोग तो खुशी मना रहे थे, तो खुशी मना रहे थे, देख भाई साहब जो थे वो क्या बजा रहे थे? वो शहनाई बजा रहे थे, बहुत अच्छी शहनाई बजाते थे। आप कभी सुनिएगा, आपको यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, आप सुनिएगा, मंत्रमुग्ध कर देने वाली शहनाई बजाते थे। तो वो कौन थे? कौन थे? अली अकबर खान थे, बिस्मिल्लाह खान थे, अयातुल्ला खान थे या नुसरत फतेह अली खान थे? वाह जी वाह, क्या ऑप्शन है! नुसरत फतेह अली खान। हंगामा है क्यों बरपा, वो वाले हैं ये साहब। ये तो होंगे नहीं, ये तो होंगे नहीं। तो कौन हो जाएंगे आपके? बिस्मिल्लाह खान हो जाएंगे, बिस्मिल्लाह खान हो जाएंगे। जब इनका जन्म हुआ था, कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके पिता के मुख से अचानक ही निकल पड़ा था क्या? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह का मतलब क्या होता है? बिस्मिल्लाह का मतलब होता है कि खुदा की रहमत हमेशा बरकरार रहे, और इसी से इनका नाम क्या पड़ गया? बिस्मिल्लाह खान पड़ गया। और बिस्मिल्लाह खान, इनका जन्म, इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है डुमरांव से। और डुमरांव कहां है? बक्सर में है। और बक्सर कहां है? बिहार में है। ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है? ये हमारे लिए गर्व की बात है कि बिस्मिल्लाह खान जो भारत की स्वतंत्रता के समय, आजादी के समय, ये शहनाई वादक जो थे वो हमारे राज्य से थे, डुमरांव से थे, बक्सर बिहार से थे। एक सवाल इनसे बनता है कि इनको भारत रत्न कब दिया गया था? एक सवाल बनता है कि इनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो भारत रत्न इनको दिया गया था 2001। क्या सही है 2001 या 2002 होगा? आप लोग कंफर्म करके बताइए कि 2001 होगा या 2002 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भाई ये तो पढ़ते पढ़ते हम लोग मतलब क्या बोले, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इस सेट का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, इसका मतलब आपकी तैयारी अभी कंप्लीट छोड़ दो भाई, शुरू नहीं हुई आपकी तैयारी। तो कौन होगा? अस्थायी अध्यक्ष की बात जैसे ही करेंगे तो जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे,
सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति, उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, तो फ्रांस फ्रांस की जो परिपाटी थी, फ्रांस की जो परिपाटी थी, जो उसकी परंपरा थी, उसी परंपरा को पालन करते हुए जो संविधान सभा में सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे, जो सबसे ओल्ड मैन थे, उनको क्या किया गया, उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और जस्ट 2 दिन बाद, जब 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, तो उस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इनको तब उनको अस्थायी अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति को बनाया जाता है। इनको बनाया जाता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो बाद में बनते हैं उनको क्या बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो प्रथम राष्ट्रपति भी आपको नहीं पता है तो खैर, अल्लाह आपका मालिक, भगवान आपका मालिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अंतिम क्वेश्चन की ओर आते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1917 में हुई थी, पता नहीं। यह बिहार राज्य का शीर्ष न्यायिक निकाय है, पता नहीं। इसके पास मौलिक अधिकारों के प्रावर्तन सहित रिट जारी करने का अधिकार है। हम लोग नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इसके पास मौलिक अधिकारों के प्रावर्तन सहित रिट जारी करने का अधिकार है। क्या 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 हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है? रिट आपको पता होगा कितने प्रकार के रिट होते हैं, 5 प्रकार के रिट होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और क्या होता है? पांचवा आप बताइए। पांचवा मुझे याद नहीं आ रहा, पांचवा आप बताइए। तो मौलिक अधिकारों के प्रावर्तन सहित रिट जारी करने का अधिकार है। क्या हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आर्टिकल 226 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 226 में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, हमने कल भी बताया था। तो इसके पास मौलिक अधिकारों का प्रावर्तन सहित रिट जारी करने का अधिकार, ये बिल्कुल सही बात है। यह बिहार राज्य का शीर्ष न्यायिक निकाय है। हाँ जी, बिल्कुल न्यायिक निकाय है, बिल्कुल शीर्ष न्यायिक निकाय है। जो राज्य में जो न्यायपालिका का गठन होता है, ये सबसे ऊपर में कौन होते हैं? सबसे ऊपर में हाईकोर्ट होते हैं। और यहाँ पे कौन होते हैं? यहाँ पे जिला न्यायाधीश होते हैं। और इसके नीचे जो होते हैं वो अधीनस्थ न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायालय होता है, जिसको फर्स्ट क्लास बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होता है। तो सबसे ऊपर कौन होता है? किसी भी राज्य में हाईकोर्ट होता है, जबकि भारत में सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक, तो यह बिहार राज्य का शीर्ष न्यायिक निकाय है, ये भी सही हो गया। तो 2 तो सही हो गया, 2 और 3 सही हो गया। तो केवल 2 और 3 ये हो सकता है, और इनमें से सभी ये हो सकता है। 1 और 2 पता नहीं, केवल 1 तो होगा नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन कट हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट करने का ये तरीका होता है कि आपके पास यदि एक भी जानकारी है, तो उस एक जानकारी के बलबूते पर आप 1 से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और यही तरीका आपको परीक्षा में अपनाना होगा, तब आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकेगी। न केवल मैं, बल्कि हमारी सभी टीमें आपको इसके बारे में आने वाले अपने अपने सेगमेंट में वो आपको बताते रहेंगे। ठीक है, अगला है 1 नंबर पढ़िए कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1917 में हुई। क्या 1917 में हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये 1916 में हुई थी। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। इस तरह से आपका ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो कौन सा बच जाता है? केवल 2 और 3, ये भी कट हो जाता है। तो कौन सा बच जाएगा? केवल 2 और 3, ये आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए, तो ये हमारा आज का पॉलिटी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसको हमने अपने तरीके से डिजाइन किया है। इसको हमने पीवाईक्यू और जो बीपीएससी का पैटर्न है उससे मिला करके, न केवल मैं बल्कि हमारी पूरी टीम आपके बीच में ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर के आएगी, जिसका न केवल एईडीओ बल्कि इसके बाद आने वाले सभी एग्जाम में, चाहे इसके बाद आने वाले 72 का बीपीएससी हो, चाहे उसका टीचर वैकेंसी का हो, बीपीएससी टीआरई 4 हो, चाहे जितना भी एसआई हो, सीडीपीओ हो, सभी के एग्जाम के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं और आपके सामने उपस्थित रहेंगे, आपके सामने हमेशा रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे और आप आने वाले समय में हमसे जुड़े रहें और इस तरह के प्रश्नों को हल करते रहें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, ठीक, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, ऑफिसर्स विजन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं संजय हिस्ट्री के एक नए सेट के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। और आइए हम देखते हैं आज के प्रश्न कौन कौन से हैं, क्या ये रोचक हैं? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और साथ ही अगर अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे।
तो आइए देखते हैं बारी बारी से कैसे क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? नमक सत्याग्रह के साथ ही गांधी जी ने, आप सबको पता होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। लेकिन 1930 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, इनकी गिरफ्तारी हो गई और गिरफ्तारी के पश्चात इस नमक सत्याग्रह का नेतृत्व उन्हीं के सहयोगी सरोजनी नायडू ने किया था। तो यहाँ आपका ए एनी बेसेंट, बी एम साराभाई, सी मुथुलक्ष्मी और डी सरोजनी नायडू, ये 4 ऑप्शंस हैं और इसमें आपका उत्तर है डी। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का टावर है? आपके समक्ष 4 ऑप्शंस हैं, मुंबई, अलीगढ़, कालीकट और गुंटूर। इन चारों में गुंटूर, जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो यहां पे उत्तर है गुंटूर। इसे याद रखेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना टावर कहां है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न संधियों को सही क्रम में लगाएं। 1 अमृतसर की संधि, 2 बेसिन की संधि, 3 श्रीरंगपट्टनम की संधि, 4 सालवाई की संधि। निम्न संधियों को सही क्रम में लगाएं, कहने का मतलब ये पहले हुआ, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। तो आपको इसके लिए इसका इश्यूशन ध्यान में रखना है। अमृतसर की संधि 1809 में पंजाब के राजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटाकाफ के बीच हुआ था। बेसिन की संधि 1802 मराठा कॉन्फेडरेसी के जो प्रधान थे उनके और अंग्रेजों के बीच यह संधि हुई थी। पूना के युद्ध में मराठों की हार के पश्चात मराठा संघ के जो प्रधान थे बाजीराव द्वितीय, उन्हें बेसिन की संधि करनी पड़ी थी और यह संधि कुछ और नहीं बल्कि सब्सिडियरी अलायंस था, सहायक संधि, जिसके पश्चात मराठों की शक्ति काफी कम गई थी, क्योंकि जो सहायक संधि थी उसकी प्रकृति ही ऐसी थी कि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि सामने वाला अपना लगभग सारा अधिकार त्याग दे, और यही हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, यह टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था और इस संधि के पश्चात टीपू सुल्तान को अपना लगभग आधा राज्य ब्रिटिश सरकार को सौंपना पड़ा था। सालबाई की संधि 1782, सालबाई की संधि के साथ ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। हालांकि इसमें मराठों की विजय हुई थी, लेकिन इसके पश्चात फिर मामला पलट गया था। एनीवे यहाँ पे देखिए तो क्रम यह बनता है 1782, 92, 1802, 1809। मतलब कहने का ये 4, 3, 2, 1, तो आपका उत्तर बनता है सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना किस वर्ष की थी? आपके समक्ष 4 ऑप्शंस हैं, ए 1858, बी 1892, सी 1882 और डी 1884। तो यहाँ आपका उत्तर है 1882। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी की जो रचना है आनंद मठ, यह बहुत ही प्रसिद्ध है और आप जानते हैं यही पुस्तक बना था बैकग्राउंड सन्यासी विद्रोह का जो बंगाल में हुआ था, तो इसे आप याद रखें। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? असहयोग प्रस्ताव, नॉन प्रपोजल फॉर नॉन कोऑपरेशन। आप निश्चित रूप से 1920 में जिसकी शुरुआत हुई थी, प्रथम गांधीवादी आंदोलन, आप कह सकते हैं फर्स्ट मास मूवमेंट लेड बाय गांधी, तो 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? यहाँ पे एक शब्द मिस हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। किस विशेष अधिवेशन, स्पेशल सेशन में? आपके समक्ष 4 ऑप्शंस हैं, ए लखनऊ, बी दिल्ली, सी मुंबई और डी कोलकाता। तो यहाँ आपका उत्तर बनता है कोलकाता। कोलकाता के विशेष सत्र में असहयोग प्रस्ताव को पारित किया गया था और इस सत्र के जो अध्यक्ष थे अर्थात जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी वे थे लाला लाजपत राय। तो आप इसे याद रखेंगे। साथ ही एक और बात आप जान लें, फाइनली असहयोग प्रस्ताव फाइनली कहां पे पास हुआ था? तो वो हुआ था पास नागपुर सेशन, राइट। नागपुर सेशन में फाइनली असहयोग प्रस्ताव पास हुआ था और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष ये आप कह सकते हैं सेशन होता था दिसंबर माह में, लेकिन ये जो कलकत्ता सेशन था वो स्पेशल सेशन था। इसमें नॉन कोऑपरेशन प्रपोजल्स को पास कर दिया गया था। बाद में उसको रिकमेंडेशन के साथ साथ पुनः उसको समर्थन दिया गया इस प्रस्ताव को और उसे पुनः पास किया गया था नागपुर सेशन में। तो विशेष शब्द जो है इसका एक विशेष महत्व है।
अगर सिंपल किस अधिवेशन में पारित किया गया था हो, और ऑप्शन में अगर नागपुर हो तो आप नागपुर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर विशेष लिखा हो तो आप कोलकाता ऑप्शन में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में सबसे पहले हुई थी? 19वीं शताब्दी में ये जो चार आपके आप कह सकते हैं आंदोलन, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, तो ये चार जो आपके समक्ष है ऑप्शन में, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन, आपको यहाँ यह बताना है कि इनमें से सब 19वीं शताब्दी में सबसे पहले हुई थी वो कौन सा सामाजिक धार्मिक आंदोलन था? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, सी आर्य समाज और डी रामकृष्ण मिशन। तो आप यहाँ उत्तर देंगे ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय द्वारा यह संस्था स्थापित की गई थी। एक संगठन था जिसने क्या किया था, लीड किया था सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। और इसके संगठनकर्ता कौन? राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद ने इसका स्थापना की थी अपने गुरु के आप कह सकते हैं को समर्पित करते हुए। आर्य समाज और प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा इसको स्थापित किया गया था। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875 और ये 1897। तो बड़ा स्पष्ट है कि सबसे पहले ब्रह्म समाज की शुरुआत हुई, तो आप यहां उत्तर देंगे बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में कहां शुरू किया गया था? कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में कहां शुरू किया गया था? आपके समक्ष चार ऑप्शंस हैं, पश्चिमी पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल और मध्य भारत। तो यहां पे आपका उत्तर बनता है पश्चिमी पंजाब। भक्त जवाहर मल ने कूका आंदोलन पंजाब में शुरू किया था। बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह ने संभाला था। आप याद रखेंगे भक्त जवाहर मल। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? आपके समक्ष चार ऑप्शंस हैं, दयानंद सरस्वती, श्री परमहंस रामकृष्ण, सी राजा राम मोहन राय और डी स्वामी विवेकानंद। तो आपके समक्ष जो चार ऑप्शंस हैं इसमें आपका उत्तर बनता है बी। ये स्पिरिचुअल लीडर थे और इन्हें ही इनके शिष्य विवेकानंद ने क्या कहा, नए भारत का पैगंबर। वैसे मैं आपको बता दूं ये चार जो ऑप्शंस हैं, दयानंद सरस्वती यह भी एक अहम नाम है और इन्हें कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर, राइट। राजा राम मोहन राय जैसा मैंने आपको पहले बताया था, भारत में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट शुरू करने में ये अगुआ रहे और इन्हें मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं पुनर्जागरण के नवदूत भी इनको कहा गया है। तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया? आपके समक्ष चार ऑप्शंस हैं, अलीपुर केस, कोल्हापुर बम केस, लाहौर षड्यंत्र केस और काकोरी केस। अरविंद घोष को इन चारों में से अलीपुर केस में, जो कि 1908 में हुआ था, क्योंकि इन पर बम बनाने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप था, तो उसी संदर्भ में इनको अलीपुर केस में गिरफ्तार किया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस भी बहुत ही फेमस है, आप जानते होंगे, क्योंकि लाहौर षड्यंत्र केस में ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर सॉन्डर्स की हत्या का आरोप था और उसी संदर्भ में उन तीनों को फांसी दी गई थी 1931 में। तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बच गया काकोरी केस 1925 में, काकोरी बम कांड में के लिए काकोरी केस जाना जाता है और यह भी ब्रिटिश विरोधी आप कह सकते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल था। तो यहाँ आपका उत्तर बनता है अरविंद घोष के मामले में अलीपुर केस। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? आपके समक्ष चार ऑप्शंस हैं, ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी गांधी। यहां आपके समक्ष जो चार ऑप्शंस हैं उसमें आपका उत्तर बनता है डी गांधी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मदन मोहन मालवीय को गांधी जी ने महामना की
उपाधि दी थी। डच की भारत में पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी? आपके समक्ष 4 ऑप्शंस हैं। ए मसूलीपट्टनम, बी पुलिकट, सी सूरत और डी अहमदाबाद। इन 4 ऑप्शंस में मैं आपको बता दूं, ये मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, इसको दोनों ही शब्दों से ये उच्चारित किया जाता है। तो मसूलीपट्टनम में 1605 में डच की भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी, यह आप ध्यान में रखें। जिला कलेक्टर का पद कब सृजित किया गया? आपके समक्ष 4 ऑप्शंस हैं। 1770, 1772, सी 1773 और डी 1785। बड़े क्लोज ऑप्शंस हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आपका उत्तर बनता है 1772। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलेक्टर पद का सृजन किया था ताकि रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में यह पद सृजित हुआ। आप इसे ध्यान में रखेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 85। आई राजभक्त मुसलमान नामक अखबार निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपादित किया गया था? आपके समक्ष 4 ऑप्शंस हैं। ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी अशफाकुल्ला खान, सी शौकत अली और डी सैयद अहमद खान। तो इन चारों में आपका उत्तर बनता है डी सैयद अहमद खान ने इस पुस्तक का संपादन किया था। जहां तक सैयद अहमद की बात, खान की बात है, तो आप जानते हैं ये प्रगतिशील मुसलमान थे जो जिन्होंने एक और पुस्तक, हालांकि इनकी तो कई रचनाएं हैं, कई संगठन भी इन्होंने स्थापित किए। तहजीब उल अखलाक इनकी एक, तहजीब उल अखलाक इनकी एक और बहुत महत्वपूर्ण रचना है, या आप कह सकते हैं इसका संपादन भी इन्होंने ही किया था। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। शिवाजी किस यूरोपीय शक्ति से गोला बारूद खरीदते थे? आपके समक्ष 4 ऑप्शंस हैं। फ्रांसीसी, पुर्तगीज, डच और अंग्रेज। तो इन 4 में आपका उत्तर बनता है पोर्चुगीज। पुर्तगालियों से शिवाजी गोला बारूद खरीदते थे। शिवाजी का उनसे संबंध बेहतर था और वो अपना ये सामान पुर्तगीज से लेते थे। तो आपका उत्तर बनता है बी। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? ए हुमायूं का मकबरा, बी कुतुब मीनार, सी लाल किला और डी ताजमहल। आपके समक्ष जो 4 ऑप्शंस हैं, उसमें उत्तर बनता है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा एक अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस मुस्लिम आर्किटेक्चर का उदाहरण है। और खास बात यह है, इस मकबरे के प्रीमिसेस में लगभग 160 से अधिक राजकुमारों, राजाओं, रानियों को दफनाया गया है। और यही कारण है कि इसे विश्व विरासत स्मारक को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्लियर? तो आपका उत्तर बनता है हुमायूं का मकबरा। इसकी खास बात यह भी है, 4 बाग शैली में इसे बनाया गया है। गार्गी और मैत्रेयी कहां की रहने वाली थी? आपके समक्ष 4 ऑप्शंस हैं। पाटलिपुत्र, मिथिला, उज्जैन, विदिशा। इन 4 ऑप्शंस में आपका उत्तर बनता है मिथिला। ये गार्गी और मैत्रेयी वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी, स्कॉलर्स थी, और ये मिथिला की रहने वाली थी। मैत्रेयी जो थी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, और गार्गी थी वो राजा जनक के दरबार की विदुषी थी, और वेदों की ज्ञाता थी ये दोनों। तो आप याद रखिए मिथिला की थी, तो बी आपका उत्तर बनता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? आपके समक्ष 4 ऑप्शंस हैं। नागार्जुन, आनंद, असंग और पद्म संभव। तो आपके इन 4 ऑप्शंस में आपका उत्तर बनता है पद्म संभव। पद्म संभव ने शांत रक्षित के साथ मिलकर तिब्बत की यात्रा की थी। तिब्बत में ही पद्म संभव ने बौद्ध धर्म की स्थापना भी की थी। तो आप याद रखेंगे पद्म संभव, जो कि एक बौद्ध भिक्षु और बौद्ध ज्ञाता भी था।
गुप्त काल के दौरान चांदी के सिक्के का नाम था। आपके समक्ष 4 ऑप्शंस हैं, काकानी, दिनार, रूपक, निष्क। इन 4 ऑप्शंस में आपका उत्तर बनता है सी, रूपक। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दिनार ये स्वर्ण का सिक्का होता था और यह सबसे अधिक पॉपुलर था। निष्क भी स्वर्ण का ही सिक्का था, काकनी तांबे का सिक्का था। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? आपके समक्ष 4 ऑप्शंस हैं, शाहजहां, बाबर, हुमायूं और जहांगीर। तो इन 4 ऑप्शंस में आपका उत्तर बनता है शाहजहां। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह का नाम आपने अवश्य सुना होगा। दारा शिकोह ने ही उपनिषद का फारसी में अनुवाद करवाया था, शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह। तो आप इस नाम को भी याद रखेंगे क्योंकि इसी ने उपनिषदों का, या बेसिकली उपनिषद इंडियन स्क्रिप्चर में काफी इसका इंटरेस्ट था, इसने फारसी में उपनिषद का अनुवाद करवाया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? कहने का मतलब ये कि हुमायूं टॉम का आर्किटेक्चर कौन था? आपके समक्ष 4 ऑप्शंस हैं, मान सिंह, मीरक मिर्जा, बैरम खां, अबुल फजल। आपके इन 4 ऑप्शंस में आपका उत्तर बनता है मीरक मिर्जा। तो आप याद रखेंगे हुमायूं टॉम का आर्किटेक्चर कौन था? मीरक मिर्जा। इतिहास के 20 प्रश्नों को मैंने सॉल्व किया। उम्मीद है आप वीडियो में अंत तक बने रहे होंगे और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, द ऑफिसर्स विजन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप कुमार आप सभी के लिए लेके आया हूँ ज्योग्राफी के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। कृपया ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन लगाने का कोशिश कीजिए। चलिए आज बात करेंगे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? विच फैक्टर प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। आप सभी से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे अधिक योगदान देता है। आप सभी ने पढ़ा होगा, आप सभी ने देखा होगा कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ फैक्टर्स आते हैं जिसके कारण किसी जगह का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और किसी एरिया का पॉपुलेशन बहुत कम है और किसी एरिया में पॉपुलेशन नहीं है। तो क्या ऐसा फैक्टर्स है कि किसी एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है? तो याद रखिएगा, वहां का क्लाइमेट, वहां का रिलीफ और वहां की वाटर की अवेलेबिलिटी। अगर ये 3 चीजें अगर है वहां पे, और भी है, वहां का सॉइल कैसा है ना, ये सारा कुछ अगर अवेलेबल है तो वहां का क्या होगा? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सर क्लाइमेट कैसा चाहिए? तो क्लाइमेट चाहिए कैसा? मॉडरेट क्लाइमेट, यानी कि जहां का मॉडरेट क्लाइमेट होगा वहां पॉपुलेशन क्या होगा? ज्यादा। आप खुद देखो एग्जांपल, राजस्थान की बात करते हैं, बात करते हैं लद्दाख की, बात करते हैं, बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का, बात करते हैं, बात कर लो बिहार का, बात कर लो यूपी का, है ना? तो यूपी बिहार में पॉपुलेशन ज्यादा है, महाराष्ट्र में पॉपुलेशन ज्यादा है। क्यों भैया, क्या कारण है? रिलेट करिए, है ना? तो बात अगर करें हम पॉपुलेशन का, तो ये 3 फैक्टर जो हमारे पास है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके कारण पॉपुलेशन किसी जगह पे ज्यादा कम है। बात कीजिए अरुणाचल प्रदेश का, देखिए ठीक ठाक बड़ा स्टेट है, बट यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी मात्र कितना है? 17% पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहा है। और अगर बात करें हम अपना बिहार का, जो भारत का नंबर 1 है पॉपुलेशन डेंसिटी में, 1106 लोग रहते हैं। ऐसा क्या खास बात है बिहार में जो पॉपुलेशन 1106 है और अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 लोग? इसके पीछे क्या है? तो वहां की क्लाइमेट, वहां की रिलीफ, तो वाटर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, पूछा गया कि भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन, है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं आईएसटी। याद रखना दोस्तों, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड अगर देखें हम लोग, तो क्या देखेंगे हम लोग? ये हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है और 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, और भारत के समय में 2 घंटे का डिफरेंस था। कहां से? अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक 2 घंटे का था। इसलिए इंडिया में क्या किया? दोनों का बीच का निकाल लिया, जो 82.5 डिग्री था, इसको बना दिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। याद रखिएगा। थोड़ा सा और क्वेश्चन अगर हम देखें ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, तो अगर ग्लोब को देखें हैं आप, ग्लोब में
टोटल लाइन जो लॉन्गिट्यूड लाइन है कितने हैं? 360 लाइन है। कितने हैं? 360 लाइन है। ठीक है। अब आप जानते हैं अर्थ हमारा दो टाइप का रोटेशन करती है, है ना? एक अपने एक्सिस पे, एक क्या करती है अपने एक्सिस पे, और दूसरा सन के चारों तरफ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं। और अपने एक्सिस पे अर्थ जो रोटेशन करती है इसके कारण क्या होता है? डे एंड नाइट होता है। और सन के चारों तरफ जो घूमती है उसके कारण क्या होता है? रीजन में बदलाव आते हैं, है ना? अब देखिए यहाँ पे क्या होता है सर, अपने एक्सिस पे रोटेशन करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है भाई? तो 24 आवर्स का लगता है। और 24 आवर्स में कितने डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। अब 1 आवर का बात करें तो कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। और अगर मैं इसको मिनट में बदल दूं तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, है ना? 15 डिग्री। अब इसको काट दीजिए आप, है ना? 4 मिनट में 1 डिग्री अर्थ का रोटेशन होता है। और टोटल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आप अगर इंडिया का देखेंगे, टोटल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखेंगे भारत का, तो कहां से कहां तक है? टोटल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखेंगे भारत का तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट है। और अभी हमने बोला कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है लगभग 30 है। और 30 डिग्री का डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा? 30 गुना 4 बराबर 120 मिनट, यानी कि 2 आवर्स हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा जीएमटी से भारत का टाइम क्या है? आगे है। कितना आगे है? तो प्लस 530 आवर। कैसे आगे है? तो जीएमटी जो है 0 डिग्री लाइन को बोलते हैं, है ना? और वहां से इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है? वो हमारा 82.5 डिग्री है। अब देख लो, आने की यहाँ से जो डिफरेंस है कितना है? 82.5 डिग्री का। और जानते हैं 4 मिनट में 1 डिग्री होता है। 4 मिनट में 1 डिग्री तो 82.5 डिग्री में कितना? तो गुना 4 से कर दो, आने के 330 मिनट होगा। और 330 मिनट को 60 से डिवाइड करो तो ये आवर में बदल जाएगा। समझ गए बच्चों? अब एक बात और याद रखना, अगर 0 डिग्री से आप आगे बढ़ रहे हो, यानी कि ईस्ट की तरफ जा रहे हो, ठीक है, ईस्ट, तो टाइम बढ़ेगा। और अगर आप वेस्ट में जा रहे हो तो टाइम क्या होगा? घटेगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कभी किसी और वीडियो में आपको और डिटेल में बताऊंगा कि टाइम आगे बढ़ेगा, है ना? अभी फिलहाल आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मिट्टी है जो वोल्केनिक इरप्शन से बनती है ना? तो आप बताइए हमें, एलुवियल सॉइल है, या काली सॉइल है, या लेटेराइट, या रेड? बता सकते हैं, कमेंट कीजिए कौन सी होगी। तो बच्चों ध्यान रखना, ब्लैक सॉइल जो है ये क्या होती है? वोल्केनिक इरप्शन से बनती है। किससे बनती है? वोल्केनिक इरप्शन से। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है क्या कि सर लावा किसको कहते हैं और मैग्मा किसको कहते हैं? अब बताइएगा, लावा और मैग्मा में डिफरेंस क्या है? कमेंट में जरूर बताना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लावा एंड मैग्मा। ठीक है। अब आ जाइए, जलोढ़ मिट्टी बोला गया। जलोढ़ मिट्टी किसको बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? तो ये जो मिट्टी है ये फ्लड या बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी आती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलुवियल सॉइल कहते हैं। ठीक है। और एलुवियल सॉइल ऑन द बिहाफ ऑफ एज, है ना? एज के आधार पे दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट हमारा खादर होता है, दूसरा बांगर होता है। खादर जो न्यू एलुवियल सॉइल होता है, यानी कि जो नया नया आया है, अभी जो आया है वो क्या होगा? खादर होगा। और जो पुराना है वो क्या होगा? बांगर होगा। सर और क्या डिफरेंस होगा दोनों में? तो डिफरेंस ये होगा कि खादर जो मिट्टी होता है ये ज्यादा फर्टाइल होती है, और बांगर जो होता है वो क्या होता है? लेस फर्टाइल होता है। याद रखना बच्चों। दूसरा, हमें ब्लैक सॉइल की बात कर रहा है, तो ब्लैक सॉइल अगर बात करें इसको हम लोग एक और नाम जानते हैं, रेगुर सॉइल कहते हैं। ये कपास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वोल्केनिक इरप्शन में ये मिट्टी आती। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? लेटेराइट किसको कहते हैं सर? ये भी बता दो, है ना? तो वैसे एरिया में जहां पे रेनफॉल ज्यादा होती है, जहां का तापमान ज्यादा होता है, वहां पे आपको क्या मिलेगी? लेटेराइट सॉइल मिलेगा। समझ लो किधर होगा। अब रेड सॉइल का बात करें तो इसका कलर रेड क्यों होता है? आप कमेंट में बताना, रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है? व्हाई? आपको जवाब देना है कमेंट में जरूर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आ जाइए। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, कहता है कि विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया रेडियो वेव। याद रखना दोस्तों,
रेडियो वेव। क्या पूछा है? रेडियो वेव, है ना। आपसे अल्ट्रा वेव नहीं पूछा है, अल्ट्रा वायलेट नहीं पूछा है, अल्ट्रा वायलेट नहीं पूछा है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट नहीं पूछा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है? रेडियो वेव पूछा है। तो बताइए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, बता सकते हैं? कोई कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सा होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में, उसके बाद आप कमेंट कीजिए। बताइए क्षोभ मंडल क्या होता है भाई? क्षोभ मंडल सबसे नीचे वाला जो स्तर होता है एटमॉस्फेयर के, है ना। हमारे एटमॉस्फेयर को कितने पार्ट में बांटा गया है? तो 4 लेयर, ठीक है। 5 लेयर भी है, सॉरी, है ना। कितने लेयर में? 5 लेयर। सबसे नीचे जो कौन है? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में क्या होता है सर? यहाँ पे सारा वेदर फेनोमेना होता है, यानी कि बादल बनना, बारिश होना, सारा कुछ, ठीक है। सर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? समताप मंडल, बता सकते हैं? समताप मंडल में क्या होता है? और ये समताप मंडल जो है यहीं पे होता है एक ओजोन लेयर। क्या होता है? ओजोन परत बोलिए आप, ठीक है। क्या होता है? ओजोन लेयर होता है। और ये ओजोन लेयर हम लोग फॉर्मूला क्या कहते हैं? वो 3 कहते हैं, ठीक है। और वो 3 क्या करता है सर? यही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। सर आ जाएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो क्या होगा? तो कैंसर की खतरा बढ़ जाएगा लोगों में। समझे बात को? सर आइनोस्फीयर, आयन मंडल, तो ये आइनोस्फीयर जो है ये हमारा क्या काम करता है? रिफ्लेक्ट करता है किसको? रेडियो वेव को। याद रहेगा, रेडियो वेव को कौन रिफ्लेक्ट करता है? बोलो आंख बंद करके। आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, द हॉर्स लैटिट्यूड आर लोकेटेड अराउंड, भाई रे भाई, हॉर्स लैटिट्यूड, सॉरी कहां चल गया, हाँ, क्वेश्चन पूछा गया हॉर्स लैटिट्यूड, पढ़े हैं? हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ये जो हमारा ग्लोब है, क्या है? ये ग्लोब है मान लो, है ना। ग्लोब का ये इक्वेटर हो गया, और अगर आएंगे ये आप जो देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बियॉन्ड, यानी कि जो क्वेश्चन हमारा ऐसे देता है 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ, ये जो जोन है ये सबसे ज्यादा क्या होता है? गर्म वाला जोन। इस वाले जोन को हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है रिवर सिस्टम के ऊपर। क्या पूछा है? विच रिवर इज नॉन फॉर द फ्रीक्वेंट और चेंजेस काउज फ्लड इन बिहार। पहला बात है, आप सभी को पता होगा कि बिहार में सबसे ज्यादा जो बाढ़ लाती है, सबसे ज्यादा जो बाढ़ लाती है, उसके लिए फेमस कौन नदी है? तो वो आप सबको पता ही है, ये कोसी नदी है। क्या नाम है? कोसी नदी, ठीक है। कोसी कहाँ से आती है भैया? नेपाल से आती है। कहाँ? गंगा में। किसमें मिलती है? गंगा में। और ये गंगा में कहाँ मिलती है? कटिहार में। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिलती है? कटिहार में। सर कौन से आंसर हो जाएगा? तो ये कोसी हो जाएगी। पहला बात, गंगा के बारे में बात करें, ये गंगा रिवर जो है ना, गंगा रिवर 5 राज्य में बहती है। कितने राज्य में? 5 स्टेट में। आप सभी को पता, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, है ना, झारखंड, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। सर बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है गंगा रिवर? आप सभी को पता है कहाँ पे? ये बक्सर में। कहाँ पे? बक्सर में। याद रखना दोस्तों, बक्सर में, ठीक है। अब पटना राजधानी इस गंगा किनारे के, ठीक है। बात करें पुनपुन, अरे पुनपुन कहाँ से आती है? तो ये झारखंड से, झारखंड से आती है पुनपुन, ठीक है। और ये पुनपुन गंगा में आके मिल जाती है कहाँ पे? तो याद रखना, फतुहा में। कहाँ पे? फतुहा में। सर सोन रिवर कहाँ से आती है? आप सभी को पता होगा, अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक कहाँ? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है क्या, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार के, है ना, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? जहां अधिक बारिश होता है, जहां पे अधिक बारिश होता है वहां पे किस टाइप के, है ना, वनस्पति पाई जाएंगे? तो आपके पास रॉन फॉरेस्ट, है ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ग्रासलैंड, डेजर्ट वेजिटेशन। भैया ऑप्शन में ही आप टिक कर सकते हो, इसके लिए बताने का कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाओ, कांटेदार वन होंगे क्या? क्या डेजर्ट वाला होगा क्या? बारिश अधिक हो रही है तो कौन सा होगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन होगा
या ग्रासलैंड होगा। आप समझिए, बारिश अधिक होगा तो क्या होगा, ग्रासलैंड निकल गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। भैया ग्रीन हाउस गैस करता क्या है, ये जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस नाम तो बड़ा अच्छा है ग्रीन हाउस, लेकिन ये काम उतना ही पेड़ काम करता है, ग्रीन नाम है। तो ग्रीन हाउस गैस में पहला तो ऑक्सीजन नहीं है, ये गलत है। कौन है, सी गलत है। ग्रीन हाउस के कारण क्या हो रहा है, यही गैस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है। और आप जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है डे टू डे है ना पॉल्यूटेड होते जा रहा है। इन सबसे बड़ी योगदान किसकी है, CO2, मीथेन और C2O का। ठीक है, चलिए और भी गैसेस हैं, चलिए आगे बढ़िए। कहता है क्या, एल नीनो फेनोमिना इज रिलेटेड टू, है ना, घटना किससे संबंधित है, संबंधित किससे है, तो ये तो पैसिफिक ओशियन में है। अरे भैया ये बड़ा खतरनाक चीज है, जिस साल भारत की तरफ इतनी मूड बन गया आने का, उस समय भारत की मानसून को बर्बाद कर देता है, याद रख, है ना। एल नीनो जिस समय अगर किसी टाइम पे इसका मूड बन गया भारत की तरफ, यानी कि किसी टाइम के में जब मन तब नहीं आता है, ठीक है, अगर आ गया तो भारत के मानसून के ऊपर खतरा मंडरा है, यानी कि भारत में सूखाग्रस्त होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो याद रखना हमारे लिए बड़ा डेंजर है ये। ठीक है, तो कहाँ से आती है, पैसिफिक ओशियन से। इसका राइट आंसर क्या होगा, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, चलिए के अलावे हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। ठीक है, अब आपके पास विकल्प हैं कितने, चार। हिमालय, अरे हिमालय कैसा है बताइए, ब्लॉक है, फोल्ड है, तो ये हमारा ये फोल्ड माउंटेन है ना, फोल्ड माउंटेन FOLD। ठीक है ना। अल्पास, ओजेस, एंडीज, एक सिर्फ हमारा ये जो आप देख रहे हैं ओजेस जो देख रहे हैं ये कैसा है, ये हमारा ब्लॉक माउंटेन। ऐसा याद रखना, ब्लॉक माउंटेन डिटेल क्लास में जब आएंगे तो करवाएंगे आपको कि सर ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, फोल्ड माउंटेन क्या होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आपको रखना है क्या, है ना, ब्लॉक माउंटेन कौन सा है, ये हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता विच करेंट इज नॉन एज द कोल्ड करेंट। भैया कोल्ड करेंट कौन है इसमें, तो गल्फ स्ट्रीम का बात कर रहा है ना, कुर्सियों का बात कर रहा है, लेब्राडोर का बात कर रहा है, ब्राजील का। अरे भैया कौन है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि इसमें से शीत यानी कि ठंडी जलधारा कौन सी है, ठंडी जलधारा पूछा गया आपसे। आप बताइए ठंडी जलधारा कौन सी है, कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो ये एकमात्र हमारा ऑप्शन सी होता है जो लेब्राडोर है ना, ये हमारी क्या है, शीत जलधारा है। क्या नाम है इसका, ये हमारी शीत जलधारा है। और बाकी जितने हैं, ठीक है, ये हमारा गर्म जलधारा है। क्या है, ये गर्म है, ये भी गर्म है ना, और ये भी क्या है, गर्म जलधारा है। मात्र एक हमारा कौन है, लेब्राडोर। याद रखना है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है इसमें से गर्म जलधारा कौन है। ठंडी जलधारा मैंने पूछा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, आ जाइए। भारत में मानसून का मुख्य कारण क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया इंडिया में, है ना, इंडिया में मुख्य कारण क्या है मानसून का। ठीक है, चलिए विकल्प को देखते हैं। पता है क्या, रोटेशन ऑफ अर्थ, डिफरेंशियल हीटिंग है ना, भिन्न तापमान, ओशियन करंट, महासागरीय धाराएं, प्रेशर बेल्ट शिफ्ट, दाब पेटियां का खिसकना। अरे मानसून के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, मानसून किसके कारण बदलता है, ठीक है, मानसून किसके कारण बदलता है, तो आप दाब पेटियों का खिसकना ये होता है, यानी कि डी आंसर होगा। पृथ्वी का घूर्णन से मानसून के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, हीटिंग भिन्न भिन्न तापमान, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अपर्दन का प्रकार नहीं है, आपसे पूछा गया अपर्दन का मतलब इरोजन। इरोजन में क्या क्या होता है, जल के द्वारा होता है, घर्षण के द्वारा होता है। अब घर्षण के द्वारा भी होता है, ये जो सेडिमेंटेशन है ये अपर्दन नहीं है, ये अपर्दन नहीं है, ये अवसादन है, आने की लाके जमा किया जाता है। यानी कि ये जो तीन हमारा है ये क्या है, इरोजन है। ये तीनों क्या है, इरोजन का काम करती है। ये हमारा इरोजन नहीं है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बच्चों ध्यान समझना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, दक्कन का पठार किससे बना है, बापा बड़ा है ना, दक्कन का पठार जो, ठीक है, कहता है सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान से,
इग्नियस रॉक आग्नेय चट्टान से, मेटामॉर्फिक रॉक एंथ्रिक चट्टान से, लाइमस्टोन चूना पत्थर। अरे भैया, हमारा जो दक्कन प्लेट्यू बना है वो वोल्केनिक इरप्शन से बना है, और वोल्केनिक इरप्शन में कौन सी चट्टान बनता है कमेंट में जरूर बताना, इतना तो आपको पता ही होगा। बना दूं सर? आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्या पूछा गया है? दक्कन प्लेट्यू पूछा गया है, दक्कन का पठार। अब बताइए क्या होगा दक्कन के पठार में आंसर, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है भारत का कौन सा क्षेत्र भूकंप के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? ये भी बताने की बात है। भारत में सबसे अधिक भूकंप किस एरिया में आता है, देख लो। क्या पूछा गया? डेक्कन प्लेट कभी नहीं आएगा, गलत बात, बहुत कम, ना के बराबर, ठीक है। इंडो गैंजेटिक प्लेन थोड़ा बहुत ज्यादा पूछा गया है, भूकंप के लिए सबसे अधिक संवेदनशील कौन है ना। बिहार उहार में आता है लेकिन बहुत कम, ठीक है। हिमालयन रीजन और कोस्टल प्लेन, अरे भैया सबसे ज्यादा हिमालय वाले क्षेत्र में आता है, क्यों? क्योंकि वहां पे दो प्लेट मिला है। कौन प्लेट? देखो हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, या इंडो प्लेट बोलो, और दूसरा यूरेशियन प्लेट जहां टकराया था वहां पे क्या बना? एक फोल्ड माउंटेन बना, यानी कि दोनों के बीच में इस जगह पे क्या होता है, ये जो प्लेट टेक्टोनिक होता है, यानी कि एक दूसरे से जो टकराता है ना, कन्वर्जेंट जो होता है, इसके कारण बनता है, ठीक है। तो याद रखना कौन सा, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हो गया भैया, इतना ही था क्या? एंड ऑफ स्लाइड, है ना। चलिए इतना ही था। तो आप सभी को है ना बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से अगला वीडियो फिर लेके आऊंगा और मजेदार क्वेश्चन के साथ, और गारंटी देता हूं कि आप सभी को वीडियो में सफलता जरूर मिलेगी। हमारा पूरा प्रयास है, बस आप भी मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। ऑफलाइन अगर जुड़ना है हमारे ब्रांच से तो आ सकते हैं, कंकड़बाग पटना में हमारा मीटिंग है। मोबाइल नंबर आपको चैनल पे मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। हेलो नमस्कार साथियों, मैं शांतनु आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने द ऑफिसर्स विजन पर। द ऑफिसर्स विजन आपके लिए लगातार लेके आया है एडीओ की सीट, एडीओ की तैयारी लगभग आपकी पूरी हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी एक अंतिम धार देते हुए हम आपके साथ बने हुए हैं, ताकि आपकी तैयारी में अगर कोई कहीं कमी रह गई हो तो वह पूरी हो सके। आपने अभी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की क्लास की, पॉलिटी की क्लास की, अब इसके बाद मैं लेके आया हूँ करेंट अफेयर्स और इकोनॉमी की, फिर आएंगे हमारे मयंक सर जो कि साइंस की करवाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के अपने इस करंट अफेयर्स के सेक्शन को। उम्मीद करते हैं आप पूरा देखेंगे, और अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहला हमारा प्रश्न है 46 नंबर का करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न की एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाती है। हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज से एक प्रश्न अक्सर परीक्षाओं पूछे जाते हैं, चाहे बीपीएससी की कोई परीक्षा दे रहे हो या यूपीएससी दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एक प्रश्न इससे पूछने की संभावना हमेशा रहती है एक्सरसाइजेस से, ठीक है। तो प्रश्न है कि गरुड़ शक्ति, हम सभी जानते हैं कि गरुड़ शक्ति किसके साथ आयोजित किया जाता है, तो इंडोनेशिया। अगर यही रहता केवल गरुड़, तो गरुड़ किसके साथ होता है दोस्तों, तो फ्रांस। गरुड़ किसके साथ होता है, फ्रांस। इसी तरह विंडेक्स किसके साथ होगा, वियतनाम के साथ सिम्बैक्स, सिंगापुर के साथ क्लिनेक्स, श्रीलंका के साथ, ठीक है। ऑस्ट्रेंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। मालाबार युद्धाभ्यास किसके साथ होगा, तो मालाबार युद्धाभ्यास किसका है, क्वाड नेशंस का है मालाबार। मालाबार किसका है, क्वाड नेशंस का है। क्वाड नेशंस में कितने देश आते हैं, क्वाड नेशंस में आएंगे ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और इंडिया, ठीक है। ये क्वाड नेशन से इन्हीं का युद्ध अभ्यास है। पहले मालाबार किसका किसका होता था, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का। अब इसमें क्वाड नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले फरवरी 2026 में एक एक्सरसाइज हुआ था, कौन सा, मिलन। मिलन एक नेवल एक्सरसाइज था। कैसा एक्सरसाइज था मिलन, यह आपको मल्टीलैटरल एक्सरसाइज था। मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज था, कौन सा, मिलन, ठीक है। मल्टीलैटरल मतलब बहुपक्षीय, कई सारे देशों ने, कहा हुआ था ये हुआ था आपको विशाखापट्टनम, वाइजाग में। कहा हुआ था, विशाखापट्टनम में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2025 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2025 में यूनेस्को की सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। दोस्तों यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, UNESCO, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का
पेरिस में हेडक्वार्टर है। सबसे पहले यूनेस्को ने किस शहर को धरोहर सिटी के रूप में घोषित किया था? तो यह घोषित किया था आपको दोस्तों जयपुर को। सबसे पहले इसने धरोहर सिटी घोषित किया था, किसको? धरोहर शहर की ये किया था जयपुर को, ठीक है, जयपुर को। लेकिन यहां यूनेस्को ने क्या घोषित किया है? क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी सबसे पहला जो घोषित होने वाला शहर हमारा वह कौन सा है? भारत का हैदराबाद। हैदराबाद सबसे पहला शहर था। दूसरा शहर कौन सा है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित होने वाला? तो है हमारा लखनऊ, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल 48वां नंबर है, द गोल्डन रॉड नामक किताब के लिए किसे प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 प्रदान किया गया है? द गोल्डन रॉड बुक है, इसके लिए एक प्रतिष्ठित अवार्ड प्रदान किया गया, कौन सा? मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026। यह जो दोस्तों यह जो द गोल्डन रॉड बुक है, द गोल्डन रोड बुक जो है सो इसमें भारत के इतिहास व्यापार की बात की गई है कि किस प्रकार से भारत ने प्राचीन समय में पूरी दुनिया को क्या क्या दिया था? योग दिया था, दर्शन दिया, ठीक है, अध्यात्म दिया, साथ ही साथ ज्योतिष और गणित का भी देन किसका है? ये भारत का है। तो इन्हीं चीजों की चर्चा की गई, कैसे भारत ने प्राचीन समय में पूरी दुनिया को एक शेप प्रदान किया था, दुनिया को एक बेहतरीन चीज प्रदान किया था। तो यह किताब है विलियम डेल रिम्पल की बुक है द गोल्डन रोड। इसमें भारत की चर्चा की गई है और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है द गोल्डन रोड के लिए? मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज मिला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? सन 2026 में आयोजित होने वाले दूसरे ग्लोबल बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी किस शहर को मिली है? दूसरे बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी किसको मिली है? यह मिली है दोस्तों आपको नई दिल्ली में आयोजित हुई दूसरा बौद्ध सम्मेलन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? 50वां नंबर हमारा, कि दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 की आर्थिक सहायता, दूसरे या तीसरे बच्चे की जन्म पर 25,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किस राज्य ने की है? क्योंकि क्या है कि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहां की पॉपुलेशन जो है सो रिप्लेसमेंट रेट से कम आ चुकी है, वहां का ग्रोथ रेट क्या है? रिप्लेसमेंट रेट से कम आ चुका है। इसीलिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 25,000 रुपये देने की घोषणा की है दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर, ठीक है। रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है? रिप्लेसमेंट रेट अगर कभी एग्जाम में पूछ दे कितना होता है? प्रतिस्थापन दर इसको हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन दर। और ये होता है आपको 2.1। प्रतिस्थापन दर कितना होता है? 2.1। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी भी क्षेत्र, देश या राज्य का रिप्लेसमेंट रेट 2.1 के करीब आ चुका है, यानी वहां की जनसंख्या स्थिर मानी जाती है। अब बहुत ज्यादा वृद्धि उसमें नहीं होगी, एकदम स्टेबल पॉपुलेशन कहलाता है। अगला सवाल है 51 नंबर की, कामसुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी? किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका कि 93 साल की आयु में निधन हो गया? क्या नाम था उनका? कामसुंदरी देवी, who passed away at the age of 93, was the last queen of which princely state? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये मिथिला राज्य की कामसुंदरी देवी अंतिम महारानी थी। ये महाराजा कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी थी, ठीक है। इन्होंने चीन युद्ध के समय भारत सरकार को करीब 600 किलो सोना दान किया था। तो कामसुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी हो जाएगी? तो यह मिथिला की अंतिम महारानी थी। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, विराट कोहली क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? विराट कोहली क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हम सभी जानते हैं, उनका क्या नाम है? सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर, महान सचिन तेंदुलकर। और दूसरे इनका करीब 34,000 अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स 34,000, मोर देन 34,000 रन हैं। और विराट कोहली अभी हाल ही में ये रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़े हैं और कौन से नंबर पे आ गए हैं? ये सॉरी रिकी पॉन्टिंग नहीं, कुमार संगकारा को ये पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर आ गए हैं। कौन? विराट कोहली, सबसे ज्यादा रन बनाने में। लेकिन अगर ओडीआई सेंचुरी की बात करें, ओडीआई सेंचुरी बनाने वाला सबसे अधिक सेंचुरी बनाने वाला खिलाड़ी में एक नंबर पर कौन है? तो वो है विराट कोहली, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर आते हैं। दोस्तों लाइक और शेयर करते जाना है, रुकना नहीं है। लाइक का बटन दबते रहना चाहिए, शेयर होते रहना चाहिए। अगला 53वां नंबर है कि नागौरी अश्वगंधा किस राज्य से संबंधित है जिसे केंद्र सरकार ने जीआई टैग दिया है? नागौरी अश्वगंधा किस राज्य से संबंधित है जिसे केंद्र सरकार ने जीआई टैग प्रदान किया है? इसका उत्तर क्या है? इसका नागौरी अश्वगंधा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान। हम सभी जानते हैं नागौर किस क्षेत्र में, किस राज्य में है? तो ये आपको राजस्थान में है। नागौर से हम जानते हैं कि क्या प्रारंभ हुआ था? पंचायती राज प्रणाली।
ठीक है। जीआई टैग से भी अक्सर आपको एक प्रश्न पूछने के लिए मिलेगा। बिहार को कई चीजों में जीआई टैग प्राप्त है, जैसे कि लीची, बिहार का शाही लीची हो गया, फिर है भागलपुर कतरनी चावल हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको मगही पान है, मिथिला का मखाना हुआ, इन सभी को क्या है, जीआई टैग प्राप्त है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है 54 नंबर का। पहली बार परम रुद्र, क्या नाम है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किस राज्य में शुरू किया गया? परम रुद्र बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, पहली भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या नाम था? पहला सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर भारत का क्या है? इसका नाम है परम 1000, क्या नाम, परम 8000, सॉरी, परम 8000 नाम था इसका, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम रुद्र। परम रुद्र कहाँ लगाया गया है? ये लगाया गया है आईआईटी पटना में। आईआईटी पटना में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लगाया। चलिए अगले प्रश्न है 55 नंबर का सवाल है हमारे समक्ष प्रस्तुत कि भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य द्वारा पेश किया जाएगा? ठीक है, तो भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है दोस्तों किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा पहला रोलिंग बजट पेश किया गया है। रोलिंग बजट होता क्या है? यह एक वैसा बजट होता है, मतलब इसमें मतलब हर महीने पर, 6 महीने पर या 12 महीने पर इस बजट की हमेशा कुछ न कुछ समीक्षा की जाती रहती है। इसे हम सतत बजट भी कहते हैं, लगातार इसमें बजट में रिव्यू करते रहना होता है, ठीक है। यह बजट कुछ मायनों में सकारात्मक भी है, कुछ मायनों में नकारात्मक भी। नकारात्मक मतलब यह है कि इसके कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंज है कि आपको टाइम टू टाइम इसको रिव्यू करते रहना होता है। मध्य प्रदेश सरकार ने आपको 2025, 26, 26, 27 और 27, 28 का एक अनुमानित बजट भी प्रस्तुत किया है, ठीक है। बजट क्या होता है? आय का लेखा जोखा होता है। चलिए, आय एवं व्यय का लेखा जोखा होता है। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? विज्ञान रत्न से बताना है कि किसे सम्मानित किया गया। यह विज्ञान रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ है दोस्तों? यह पुरस्कार आपको 2023 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, विज्ञान रत्न पुरस्कार। और यह दिया गया है किसको? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लेकर को। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लेकर को विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा कि लोसर उत्सव आयोजित का आयोजन इनमें से किस स्थान पर किया गया? लोसर उत्सव का आयोजन, लोसर फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। लोसर उत्सव क्या है? यह आपको तिब्बत का नव वर्ष होता है। क्या? तिब्बती नव वर्ष, तिब्बती नव वर्ष होता है। लोसर उत्सव क्या होता है? यह आपको तिब्बती नव वर्ष होता है। तिब्बती नव वर्ष होता है लोसर उत्सव। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों कि पहला फीफा पीस प्राइज किसे दिया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट फीफा पीस प्राइज? हमारा ऑप्शन है इमैनुअल मैक्रोन, जो बाइडेन, तो व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप। तो हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान युद्ध रुकवाने की कौन व्यक्ति है जो गला फाड़ घोषणा करता रहा कि हमने 8 युद्ध रुकवाए, और कौन व्यक्ति है जो जाके खुद ईरान से युद्ध कर लिया और पूरी दुनिया को एक नई समस्या की जड़ में डाल दिया, ठीक है। तो उनका नाम क्या है? मिस्टर डोनाल्ड भाई ट्रंप, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप। क्या नाम है उनका? डोनाल्ड ट्रंप। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन एमआरओ सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ हो जाएगा एमआरओ, पहली एयरक्राफ्ट इंजन एमआरओ सुविधा का उद्घाटन? तो ये हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर जिनमें से कौन बन गया है? दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला शहर जिनमें से कौन बन गया है? विच सिटी हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड? ऑप्शन है दिल्ली, शंघाई, जकार्ता या टोक्यो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जकार्ता। एक पर जकार्ता है, दूसरे पर कौन सा हो जाएगा? दूसरे पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे नंबर पर दोस्तों है टोक्यो। तीसरे नंबर पर किसका स्थान है? तो यह है स्थान टोक्यो का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 61 नंबर का प्रश्न है यह कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस शहर में सुजलम भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? सुजलम भारत शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? बताना है। तो यह किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो पहला चीज तो याद रखना है कि इसमें एक सवाल ट्विस्ट करेगा कि ये सुजलम भारत शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ है वह किस शहर में हुआ है? तो ये तो हम सभी बता सकते हैं कि क्या हुआ? नई दिल्ली में। दूसरा ये होगा कि नई दिल्ली में आयोजित सुजलम भारत शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है? तो यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं
62 नंबर का प्रश्न है, 62वां प्रश्न आप पर हम आ चुके हैं और अभी तक आपने लाइक और शेयर कर ही लिया होगा। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? सज्जन सिंह यादव ने, सज्जन सिंह यादव ने लिखी है। अगला सवाल है हमारा, भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर, नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर बी एस्टैब्लिश्ड? ये हो जाएगा आपको अंडमान। अंडमान में कहां होगा? ये भी साउथ अंडमान में। कहां होगा? साउथ अंडमान में। अंडमान निकोबार कई सारे आइलैंड्स का, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का है। सबसे पहले नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान। सबसे पहला कौन सा है? नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और इसके बाद लिटिल अंडमान। फिर क्या है? कार निकोबार। ये है क्या? कार निकोबार। फिर है लिटिल निकोबार, फिर है ग्रेट निकोबार। ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का ये क्या है? एक समूह है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। रायथन्ना मिकोरम पहल किस राज्य में शुरू किया गया? रायथन्ना रायथन्ना मिकोसम पहल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है पंजाब भी, कर्नाटक, सॉरी ऑप्शन रिपीट हो गया, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसकी जगह आप ले लीजिए एक एमपी या तमिलनाडु, कुछ भी रख सकते हैं। तो नाम से है कि रायथन्ना मिकोसम पहल, ये किसके लिए है? ये है आपको किसानों के लिए। किसके लिए ये पहल लाया गया है? ये पहल है किसानों के लिए, ठीक है। और ये पहल किस राज्य के द्वारा लाया गया है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि हाल ही में हेली गुब्बी ज्वालामुखी, हाल ही में चर्चा में रहा हेली गुब्बी ज्वालामुखी स्थित है कहाँ? यह हेली गुब्बी ज्वालामुखी है तो दोस्तों इथियोपिया में। इथियोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह आपको हो जाएगा इथियोपिया में। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। डिमोनेटाइजेशन का अर्थ क्या है? डिमोनेटाइजेशन का अर्थ क्या है? डिमोनेटाइजेशन को दोस्तों याद रखिएगा, हिंदी में क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण दो शब्द के से आप कंफ्यूज होइएगा। एक डिमोनेटाइजेशन हुआ और दूसरा क्या है? डिवैल्यूएशन। क्या? DEVALUATION, डिवैल्यूएशन। इसका हिंदी होता है क्या? अवमूल्यन। इसका हिंदी क्या होता है? अवमूल्यन। तो इन दोनों शब्दों में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिमोनेटाइजेशन और डिवैल्यूएशन में क्या अंतर है। डिमोनेटाइजेशन का मतलब हो जाता है पुरानी मुद्रा को डिमोनेटाइज, अमान्य करना। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 नवंबर को क्या घोषणा की थी कि आज रात मध्य रात्रि से 500 और 1000 के नोट क्या नहीं रहेंगे? लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी विधि ग्राह्य मुद्रा वो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो उसी को क्या कहा गया? डिमोनेटाइजेशन, यानी विमुद्रीकरण। और डिवैल्यूएशन क्या होता है? अवमूल्यन, कि दूसरी मुद्रा की तुलना में अपने मुद्रा की मूल्य को कम करना ही क्या कहलाता है? डिवैल्यूएशन। दूसरी मुद्रा की तुलना में अपने मुद्रा को की वैल्यू को क्या करना है? डिक्रीज करना है, क्या कहलाता है? डिवैल्यूएशन, ठीक है, डिवैल्यूएशन। और ऐसा भारत सरकार के द्वारा 3 बार किया गया था। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI कौन जारी करता है? ऑप्शन से हमारा विश्व बैंक, IMF, UNDP और WTO। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यह किन स्तरों पर जांचते हैं? तो इसके लिए 3 पैरामीटर्स हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पे हम लोग जो है सो HDI को डिवेलुएट करते हैं और इसके लिए 0 से लेके 1 तक नंबर देते हैं, 0 से 1 तक नंबर देते हैं। भारत का जो HDI है, इंडिया का HDI है, ठीक है, वो कितना है? 0.6 के लगभग है, अप्रोक्स में है, ठीक है। और तो इस स्तर पर भारत का जो मानव विकास है, मानव विकास के 4 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला आता है निम्न मानव विकास, दूसरा है क्या? मध्यम, 4 स्तर हैं, फिर है उच्च और है उच्च के बाद होता है अति उच्च, इसको कहते हैं, ठीक है।
तो भारत का जो मानव विकास है वो मध्यम स्तर में आता है। भारत का मानव विकास कैसा है, वो आपको मध्यम स्तर का है। और ये कौन जारी करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। एचडीआई की अवधारणा किसने दी थी, डॉक्टर महबूब उल हक। कौन, डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। और इसमें एक और व्यक्ति हैं, कौन है, डॉक्टर अमर्त्य सेन, डॉक्टर अमर्त्य सेन। ठीक है, चलो। और भारत का भी एचडीआई रैंकिंग कितना है, 130वां है 2025 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हरित क्रांति का आर्थिक प्रभाव क्या था। ठीक है, हरित क्रांति, क्रांतियों से एक सवाल अक्सर रहते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है, हम सभी जानते हैं, खाद्यान्न उत्पादन से। फिर आता है कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, पेट्रोलियम उत्पादन से। फिर है रजत क्रांति का संबंध किससे है, अंडा उत्पादन से। ठीक है, भूरी क्रांति का उत्पादन संबंध किससे है, इसका संबंध है आपको उर्वरक उत्पादन से। गोल उत्क्रांति का संबंध किससे है, आलू उत्पादन से। इसी प्रकार से ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से। तो हरित क्रांति का आर्थिक प्रभाव क्या होगा, तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। हमारे पास एक समय में खाने के लिए अनाज नहीं थे, और एक समय ऐसा आ गया कि सरकार के द्वारा योजना चलाई गई, काम के बदले क्या, अनाज योजना। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। अर्थव्यवस्था को सामान्यतः 3 स्तरों में विभाजित किया गया है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा क्या होता है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब है कि उत्पादन के साधनों पर 3 प्रकार से ये कार्य करते हैं। उत्पादन के अगर साधन है इसकी बात करें तो, अगर यह उत्पादन सरकारी क्षेत्र में हो रहा है, दूसरा उत्पादन निजी क्षेत्र में होता है, तीसरा उत्पादन क्या हो जाएगा, इसमें ये सरकारी और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर कार्य करते हैं उत्पादन पर। ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों उत्पादन पर कार्य करेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, यही होता है क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, सार्वजनिक और निजी दोनों का सह अस्तित्व, इसी को क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलो अगला प्रश्न क्या कहता है कि रेपो रेट बढ़ाने का तत्कालिक प्रभाव क्या होगा। रेपो रेट बढ़ाने का तत्कालिक प्रभाव क्या होगा, हमने पिछले सेट में भी इस चीज को डिस्कस किया था। जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है हमारे यहाँ 2 स्तरों पर नीतियां बनती है। एक क्या होता है, एक हो जाएगा आपको फिस्कल पॉलिसी, एक को क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी। दूसरा क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, इसी मॉनेटरी पॉलिसी के कई टूल्स हैं, उसी में से एक टूल्स कौन सा है, रेपो रेट। रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है कि चूंकि बैंकों को जब भी शॉर्ट टर्म के लिए लोन की जरूरत पड़ती है तो वो कहां जाते हैं लेने के लिए, आरबीआई के पास। आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है, जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है, वही रेट क्या कहलाता है, रेपो रेट। वही रेट क्या कहलाता है, रेपो रेट। ठीक है, तो अगर आरबीआई महंगी ऋण देगा, अगर आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक होगा तो बैंकों को क्या करना पड़ेगा, अधिक रेट पर पैसे लेने पड़ेंगे, कर्जा। और उससे क्या होगा कि बैंक फिर ग्राहक को क्या करेगा, अधिक इंटरेस्ट पर पैसे देगा। ठीक है, तो ये जो चेन होता है इस कारण से क्या हो जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा। लोन क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। लोग कम से कम लोन लेना चाहेंगे। ठीक है, और बैंक भी क्या करेंगे, कम से कम लोन बांट पाएंगे। तो इस कारण से क्या होता है, जो मार्केट की लिक्विडिटी होती है, यानी मार्केट में जो पैसा होता है वो सरकार आरबीआई कंट्रोल करती है, रोकती है, ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। क्यों, क्योंकि लोगों के पास अगर अधिक पैसा होगा तो लोग अधिक डिमांड करेंगे, डिमांड अधिक होगा तो क्या होगा, उससे प्राइस बढ़ने की संभावना इसी वजह से होती है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है। नरसिम्हन समिति से भी सवाल अक्सर एक पूछा जाता है, तो नरसिम्हन समिति का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, बैंकिंग सेवा सुधार से। अभी शिक्षा के क्षेत्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे है, तो के कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इससे पहले आया था कोठारी कमीशन, कौन सा, इसका भी संबंध किससे था, शिक्षा से था। बहुत पहले अंग्रेजों के जमाने में भी बहुत सारे कमीशन आए थे। ठीक है, चलिए
कर सुधार से कौन सा है? तो राजा चिलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से है। राजा चिलैया समिति कर सुधार से है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी क्या हुआ? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि एमएसपी इसलिए जारी किया जाता है सरकार के द्वारा ताकि जो खरीदार होते हैं अनाजों के, वो इससे कम पर नहीं खरीद सकते हैं। क्या है? इससे कम पर नहीं खरीद सकते हैं, मिनिमम इतना खरीदना पड़ेगा। तो एमएसपी कौन जारी करता है? सीएससीपी कृषि मूल्य एवं लागत आयोग, कृषि मूल्य और लागत आयोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? बताओ दोस्तों। इसका है कि मुख्य उद्देश्य पूछा गया कि क्या है, लेकिन बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, और दूसरा क्या है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? वित्तीय समावेशन से। ऑप्शन है शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कृषि और निर्यात। कृषि और निर्यात में नहीं पढ़ना है, इसका संबंध किससे हो जाएगा? वित्तीय समावेशन में। इसमें क्या किया गया था? लोगों से बैंक खाते खुलवाए गए, और आज जो देख रहे हैं कि सरकार डीबीटी के माध्यम से लोगों को सीधे पैसे उनके खातों में ट्रांसफर कर रही है, ये किससे कैसे संभव हुआ? ताकि प्रधानमंत्री जनधन खाते जो थे, लोगों के पहले से खाते खुलवाए गए, उसके बाद डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जाने प्रारंभ हुए। तो इससे क्या हुआ? जो बिचौलिए पैसे खाते थे, करप्शन जो हो रहा था, वो रुका। तो वित्तीय समावेशन के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई कब? 15 अगस्त 2014। थोड़ा सा डाउट है, देखिएगा। आई थिंक 2014 या 15, ये 14 ही होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इसमें कि आरबीआई द्वारा जारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किससे संबंधित है? आरबीआई के द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की जाती है, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए कृषि, बी है वित्तीय प्रणाली की स्थिरता, सी है शिक्षा और निर्यात। प्रश्न से ही स्पष्ट होता है किस चीज की बात की जा रही है? स्टेबिलिटी की, यानी कि स्थिरता की। कैसी स्थिरता? फाइनेंशियल स्थिरता। तो बहुत आसान सा सवाल ये हो जा रहा है, ये वित्तीय प्रणाली की स्थिरता से संबंधित है। अगला सवाल है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक दिवस कब मनाते हैं? तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। 31 मई, 30 जून, 30 जुलाई या 30 मई? बताओ दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 मई। बहुत ही शुभ दिन है 31 मई। क्यों? क्योंकि हम सभी बिहार के लोग देखते हैं कि जहां तहां खैनी खाते हैं, फेंकते चलते हैं, और तंबाकू से क्या होता है? तो टोबैको कॉजेज कैंसर, तंबाकू से कैंसर होते हैं, तो तंबाकू नहीं खाना है। चलो 31 मई को हम लोग क्या है कि तंबाकू निषेध दिवस। अगले सवाल की ओर आते हैं। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? बहुत आसान सा सवाल है, हर कोई जानता है। एशियाई शेरों के लिए कौन सा जगह फेमस है? तो गुजरात का गिर है, गिर नेशनल पार्क फेमस है। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन किस लिए फेमस है? सुंदरवन किस लिए फेमस है? तो यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? अब हम सभी जानते हैं कौन सा? काजीरंगा फेमस है। ठीक है, काजीरंगा फेमस है। चलिए ऑलिव रिडले के लिए कौन सा जगह फेमस है? बताना है आपको ऑप्शंस में, सॉरी ये कमेंट बॉक्स में। ऑलिव रिडले के लिए कौन सा बीच फेमस है? चलिए अगला सवाल है हमारा, 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस के दौरान विशिष्ट अतिथि कौन थे? 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस के दौरान समारोह में विशिष्ट अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए है भूटान के जिग्मे दोरजी वांगचुक, पाकिस्तान की गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, ऑप्शन डी है हमारा नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। बहुत आसान सा सवाल है कि 1950 में जब भारत आजाद हुआ था, तब से हमारे देश में एक परंपरा चल पड़ी है। वह परंपरा क्या है कि हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर एक विदेशी मेहमान को अपने अतिथि के रूप में बुलाते हैं, और अतिथि के रूप में उन्हें हम ससम्मान बुलाते हैं। ठीक है, तो यह जो इस पहले अतिथि के कौन थे 1950 के? यह थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। 2026 के बताइए कि हमारे अतिथि कौन थे? 2026 के हमारे अतिथि कौन थे? तो ये बताना है 2026 के हमारे अतिथि कौन थे। ये हो जाएंगे एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लियोन।
लियोन। दोस्तों यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स का सवाल समाप्त होता है। करंट अफेयर्स और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का, इसी में स्टैटिक्स के भी सवाल थे। उम्मीद करते हैं सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। हमने बहुत तेजी से इतने सारे सवालों को सॉल्व किया और यह आपकी तैयारी को एक नया बूस्ट देगा, धार प्रदान करेगा। तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सभी का। मिलते हैं अगले सेट में। आगे मयंक सर आपको साइंस करवाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे द ऑफिसर्स विजन। फिर से हम आ गए हैं। शांतनु सर अभी हमारे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करवाए थे, उसके बाद फिर से लेके आपके पास विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवाल स्क्रीन पे है जो हम डिस्कस करवाएंगे। ये सवाल वो सवाल हैं जो हर एग्जामिनेशंस में छपने के चांसेज होते हैं और अभी तक बहुत सारे एग्जामिनेशन में एक बार नहीं 10-10 बार एग्जाम में आ चुका सवाल। हम लोग इम्पोर्टेंट सवाल को डिस्कस करवा रहे हैं, बने रहिए। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है अ, निम्नलिखित में से मुख्य किसके लिए C10 नंबर, देखिए यहाँ पे C10 नंबर और एक ऑक्टेन नंबर होता है, लेकिन इस सवाल में है C10 नंबर क्या प्रदर्शित करता है। तो हम जानते हैं डीजल एंड पेट्रोल, तो उसकी भी गुणवत्ता होती है, ठीक है ना, उसका भी गुणवत्ता होता है। तो C10 नंबर इज यूज्ड टू C10 नंबर डीजल की गुणवत्ता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, यानी कि उसकी गुणवत्ता को नापने के लिए। और ऑक्टेन नंबर जो होता है, ऑक्टेन नंबर वो क्या करता है, पेट्रोल की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो दोनों सवाल आपके पास है और ये दोनों आपको याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। तो एक थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज इसको देख लेते हैं हम। तो सी और डी से याद रखिए, ओ और पी से याद रखिए, ठीक है। सी मतलब C10, डी मतलब डीजल, ठीक है। C10 नंबर डीजल से रिलेटेड है, ओ मतलब ऑक्टेन हो गया, ओ पी यानी कि पेट्रोल से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कोई C10 नंबर तो डीजल से रिलेटेड है, ठीक है, सी आंसर इसका राइट है। पेट्रोल से पूछा जाएगा तो ऑक्टेन नंबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा सवाल है और हम देखना चाहेंगे। अगला सवाल 79 जो आपके स्क्रीन पे है वो क्या है, बोला जाता है परमाणु नाभिक के अंदर क्या होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है। हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। न्यूक्लियस में जो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्व करता है चारों ओर सेल में, ठीक है। तो जो भी आंसर होगा यहाँ पे चारों में, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है और देखिए किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, ठीक है, 12 न्यूट्रॉन है। उस तत्व का परमाणिक भार यानी कि एटॉमिक वेट ऑफ दिस एलिमेंट, तत्व को फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे अगर किसी भी परमाणु का न्यूट्रॉन निकालना है, ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास दे दिया है, कितना, 12 है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमको मास नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, मास नंबर। और एटॉमिक नंबर भी हमारा दे दिया हुआ है, कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो 10 यानी कि मास नंबर कितना हो जाएगा, 12 प्लस 10 इक्वल टू 22, ठीक है। ये मेरा जो भी आंसर है 22 वो सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं स्क्रीन पे। कौन सा सवाल है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है यानी कि इलेक्ट्रॉन कैरी, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है। तो हम जानते हैं उसको डिनोट करते हैं ई से। इसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, कूलम होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नेगेटिव 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। आंसर देखिए यहाँ पे, 1 यूनिट
1 यूनिट ऋणावेशित यानी कि नेगेटिव चार्ज, ये मेरा सही है। धनावेशित होता है पॉजिटिव, ये गलत है। 2 यूनिट चार्ज तो नहीं करता है, 2 यूनिट धनावेशित नहीं करता है। इसका मतलब 1 यूनिट ऋणावेशित यानी कि नेगेटिव चार्ज का वहन करता है। ये ऑप्शन इज राइट। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता यानी कि लोहे का संयोजकता फेरिक ऑक्साइड में क्या होता है? देखिए, कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है और कैसे हम संयोजकता निकालते हैं उसको भी जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, यही फॉर्मूला होता है किसका? फेरिक ऑक्साइड का। अब निकालना है किसका? Fe का निकालना है संयोजकता। तो कैसे निकालेंगे? इसको x मान लेंगे और 2 है तो 2x प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 होता है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इसका मतलब यहाँ 3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, तो -2 × 3, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 6 हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया। जो भी आंसर है देखिए, x इक्वल टू यानी कि 3, यानी कि यहाँ पे Fe+3 में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एक फेरिक ऑक्साइड होता है और एक फेरस ऑक्साइड होता है, ठीक है। एक क्या होता है? फेरस ऑक्साइड होता है। तो दोनों में अंतर है। फेरस ऑक्साइड में Fe+2 होता है और फेरिक में होता है Fe+3। अगला सवाल देखिए, स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक कण प्रतिकण है? प्रतिकण मतलब एक का उल्टा होता है, ठीक है ना, यानी कि एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। देखिए आंसर में हम लोग देखते हैं कौन इसमें सही है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन सॉरी प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन न्यूट्रॉन में जीरो चार्ज होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। फोटोन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और फोटोन में नहीं होता है। न्यूट्रॉन जीरो चार्ज होता है और न्यूट्रिनो यानी कि न्यूट्रॉन, ठीक है ना। ये भी इसका मतलब हो गया आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, ठीक है। आंसर इसका राइट हो गया आपका ये। अगला सवाल स्क्रीन पे देखिए आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? इसका मतलब है आपको हर चारों ऑप्शन जो दिया हुआ उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए चारों का फॉर्मूला हम डिस्कस करने का कोशिश करते हैं, लिखने का। नाइट्रिक एसिड का देखिए HNO3 होता है। नाइट्रिक एसिड का क्या होता है? HNO3। इसी को हम क्या कहते हैं? सोरा भी कहते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन सिर्फ इसमें नहीं है, बाकी इसमें 4 ऑक्सीजन है, इसमें 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। आंसर इसका आपका सी राइट हो गया। अगला सवाल देखिए स्क्रीन पे। 85 नंबर क्या है? जल का वाष्पन में परिवर्तन क्या कहता है? एक केमिकल चेंज होता है और एक क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जो कंस्टिट्यूएंट है उसमें नो कन्वर्जन, ठीक है। यानी कि अगर वाटर जो है एसिड वाटर अगर हमारा आइस बन जाएगा तो फिर भी आइस से हम क्या करेंगे? उसको वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी कन्वर्जन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जल का वाष्प में परिवर्तन क्या होता है? जल का वाष्प में परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, ये भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। ये फिजिकल परिवर्तन हो गया जिसको हम यानी कि वाटर है हमारे पास और इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे तो ये क्या होता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस गैस को फिर वाटर में कन्वर्ट करना है तो कंडेंसेशन होता है, ठीक है। कंडेंसेशन इसको भी हम कर सकते हैं, यानी कि वैसा चेंज जिसको हम फिर से उसमें प्राप्त कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। रासायनिक परिवर्तन में फिर से हम उसको उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन-सा है? अभी बताए थे भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, फिर से हम उसको रिगेन कर सकते हैं, यानी कि फिर से
प्राप्त किया जा सकता है। अगर वाटर को गैस में कन्वर्ट करना है तो हीट दे देंगे और वो गैस को कंडेंस करके फिर हम वाटर बना सकते हैं। वाटर को आइस बना सकते हैं, आइस से फिर हम वाटर को बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए भौतिक परिवर्तन, इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें कि आपको छाँटना है कौन-सा सही है, ठीक है ना? इसमें भौतिक परिवर्तन में हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, ठीक है ना? तो ऑक्सीजन के कारण में चांदी, ठीक है? चांदी काला हो जाता है, ठीक है ना? तो वहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है? मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, ठीक है? पानी में चीनी का घुलना, ठीक है? तो भौतिक परिवर्तन, ठीक है? इसमें कौन-सा हो गया? भौतिक परिवर्तन पानी में चीनी का घुलना, तो पानी में चीनी अगर घुल गया, तो हम उसको वाष्प करके फिर से क्या करते हैं, रिगेन कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए मोमबत्ती का जलना क्या होता है? मोमबत्ती जलता है और वो क्या करता है, केमिकल लाइट देता है, यानी कि फिजिकल से लाइट यानी कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर से उसको रिगेन नहीं किया जा सकता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि पानी में चीनी का घुलना, ठीक है? चलिए अगला सवाल स्क्रीन पे, सुमेलित करना है इसमें, यानी कि मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसको सुमेलित करना है। बोला गया है पहला क्या है, पहला जो है हमारा, वायु की चाल को हम लोग किसके द्वारा मेजर करते हैं? द स्पीड ऑफ एयर इज मेजर्ड बाय, ये एमीटर दिया हुआ है, तो एमीटर का यूज हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा का मापन, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में एमीटर का यूज किया जाता है। दूसरा क्या है, एनीमोमीटर, तो यही ऑप्शन है जो कि वायु की चाल को मेजर करने में सहायता देता करता है, ठीक है? एनीमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ एयर। अगला सवाल है अल्टीमीटर, अल्टी, एल्टीट्यूड से रिलेटेड, देखिए एल्टीट्यूड यानी कि हाइट से रिलेटेड है, ठीक है ना? तो ऊंचाई को एल्टीट्यूड से हम मापते हैं, एल्टीट्यूड यानी कि अल्टीमीटर से किसी भी भवन या किसी भी जगह का ऊंचाई मापते हैं, ठीक है? अगला सवाल देखिए, प्रतिरोध जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना? ओम होता है इसका, और ये क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। चलिए, तो सब का सब हमारा सुमेलित करना है, तो हम सुमेलित कर दिए हैं, ठीक है? अब देख लीजिए, ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सी का कौन सा हो जाएगा, विद्युत धारा ये हो जाएगा 1, और डी का कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दिस इज द राइट ऑप्शन, मैचिंग का है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे मोनोमीटर, हम पढ़े हुए हैं, मोनोमीटर क्या करता है, कार्बोरेटर क्या करता है, कार्डियोग्राफी क्या करता है और सिस्मोमीटर क्या करता है, ठीक है ना? ये चारों अभी देखिए क्या है सो। सिस्मोमीटर, कार्डियोग्राफी तो जानते हैं, कार्डियो से हृदय की गति को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है ना, कार्डियोग्राफी। कार्बोरेटर आंतरिक दहन, एकदम गाड़ी मतलब मोटरसाइकिल हो गया, फिर किसी भी गाड़ी में कार्बोरेटर का यूज किया जाता है। वो क्या करता है, आंतरिक दहन इंजन है, जो भी आंतरिक दहन होता है, जिससे एनर्जी यानी कि फ्यूल का कंजप्शन होता है, वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वो कार्बोरेटर वहाँ पे यूज किया जाता है, किसमें, बस हो गया, गाड़ी हो गया और मैकेनिकल चीजों में। मोनोमीटर क्या करता है, मोनोमीटर ये है आपका गैस में दाब, यानी कि गैस के द्वारा जो दाब प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज मेजर्ड बाय मोनोमीटर, ठीक है, मोनोमीटर। सिस्मोमीटर, ये पृष्ठीय तल की वक्रता, ये गलत है। सिस्मोमीटर जो होता है ना, ये बोला जा रहा है कौन सम्मिलित नहीं है, सिस्मोमीटर यानी कि अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, ठीक है, का मेजर करता है, अर्थक्वेक का मेजर करता है, यानी कि डी ऑप्शन नॉट मैचिंग है, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं, सही सुमेलित करना है। फेदोमीटर क्या करते हैं, फेदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और बोलोमीटर, ये सब ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे, सॉरी ये आगे बढ़ गया लगता है, एक सेकंड, चलिए हाँ सही है, फिर से आ गया हमारा सवाल स्क्रीन पे। देखिए ये फेदोमीटर है, अरे यार एक सेकंड, 89 लाना,
एक सेकंड, स्क्रीन को थोड़ा रेस्ट देते हैं। ये भी मशीन ही है, कभी कभार बहुत ज़्यादा टाइम तक चालू रहने के बाद अभी लगातार 2-3 घंटे से इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, तो जिस कारण से हो जाता है थोड़ा। हाँ, चलिए ठीक है, फिर से आ गया हमारे पास सवाल। बोला जा रहा है फेदोमीटर है, बैरोमीटर है, हाइग्रोमीटर है और बोलोमीटर है, ठीक है? ये सब मैचिंग करना है। तो बैरोमीटर से हम जानते हैं क्या करते हैं बैरोमीटर से? वायुमंडलीय दाब को मेजर करते हैं। बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? बैरोमीटर, फेदोमीटर से क्या करते हैं? फेदोमीटर से हम देखे हैं कि समुद्र की गहराई को मेजर करते हैं फेदोमीटर से, ठीक है? फेदोमीटर यूज्ड टू मेजर द हाइट मतलब डेप्थ ऑफ सी। अगला सवाल, हाइग्रोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय आर्द्रता यानी कि उसमें कितना ह्यूमिडिटी है वो मेजर करते हैं। और बोलोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, बाकी जो बच गया वो क्या है, टेम्परेचर, ठीक है? तो सबका सब हमारा ऑप्शन मैच हो गया, जो भी है। ए का क्या हो जाएगा, हेडोमीटर, ए का 4 हो गया। बी का कौन हो गया, बैरोमीटर 1 हो गया। सी का हाइग्रोमीटर यानी कि 2 हो गया। और डी का कौन सा हो गया, 3 हो गया। तो ऑल ऑप्शन मैचिंग कर दिए हम लोग। अगला सवाल देखिए। हाँ, चलिए यहाँ भी वही है मैचिंग। और बहुत एग्जाम में आज के समय मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है सभी एग्जामिनेशन पर। तो देखिए यहाँ पे बाइट दिया हुआ है, रिएक्टर दिया हुआ है, बार दिया हुआ है और क्यूसेक दिया हुआ है, ठीक है? अब इसका मेजरमेंट जो होता है कौन सा यूनिट है, तो हम देखते हैं बार जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसका मेजर किसमें करते हैं, बार में, ठीक है? रिएक्टर रिचर यानी कि ये भूकंपीय तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करते हैं रिएक्टर स्केल पे, ठीक है? अगला सवाल देखिए, बाइट जो होता है कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता, बीट बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, ठीक है? तो ये सब जितने भी हैं बाइट से रिलेटेड वो कंप्यूटर के चिप से रिलेटेड है। क्यूसेक क्या होता है, प्रभाव यानी कि वाटर फ्लो का जो रेट होता है उसे हम क्यूसेक में मेजर करते हैं। तो चलिए सबका सब हमारा 1 ये सब मेजर हो गया, ठीक है? तो आप देख सकते हैं क्यूसेक प्रभाव की दर, बाइट कंप्यूटर, रिएक्टर भूकंपीय तीव्रता, बार प्रेशर यानी कि दाब। अगला सवाल आप देखिए स्क्रीन पे, पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर क्या होता है, ठीक है ना? द मेन डिफरेंस बिटवीन पादप एंड जंतु। तो देखिए यहाँ पे मेन तो अंतर क्या होता है इसमें, देखिए पादप में क्या होता है, बहुत सारा अंतर है लेकिन एक दो अंतर हम बता देते हैं, ठीक है ना? पहला तो अंतर है कि पोषण का भी हो जाएगा, ठीक है? मूवमेंट का भी हो जाएगा यानी कि पादप एक जगह रहता है, जंतु क्या होता है, मूव करता है, ठीक है ना? पोषण का भी अंतर हो जाता है, ठीक है ना? प्रजनन का भी अंतर होता है, लेकिन यहाँ पे हमको तो बी और डी दोनों ही आंसर सही लग रहा है। लेकिन अगर मोर देन वन ऑप्शन होगा इसका तो बी और डी सही हो जाएगा। लेकिन वैसे आप मारिए कि बी ज़्यादा सही आंसर है, ठीक है? तो पादप और जंतु में जो अंतर है वो इस सवाल के लिए हम बी मार रहे हैं, लेकिन डी भी अगर मोर देन वन ऑप्शन है तो हो सकता है, ठीक है? चलिए अगला सवाल 92 सवाल आपके स्क्रीन पे। औधोलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है, ठीक है? यानी कि प्लांट में नहीं पाया जाता है। तो प्लांट में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? एक तो हो गया उत्सर्जी, ठीक है? उत्सर्जी, प्रजनन, शोषण और वृद्धि। तो वृद्धि तो होता ही है, ठीक है ना? शोषण भी होता है पादप में। उत्सर्जन तंत्र जो होता है फुली विकसित यानी कि फुली डेवलप नहीं होता है, ठीक है? इसमें पादप में। तो राइट आंसर इसका ये होगा। अगला सवाल देखिए। हाँ, अब देखिए यहाँ पे आ गया है मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम और कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल है और एसिड है जो क्या काम करता है वो दिया हुआ है। तो लैक्टोज जो होता है ना वो दूध को खट्टा कर देता है, ठीक है ना? ठीक है, लैक्टोज दूध में पाया जाता है और दूध में खट्टापन जो होने का जो कारण है वो लैक्टोज है, ठीक है? दूसरा है कार्बोनिक एसिड। तो हम सोडा वाटर पीते हैं, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब उसमें कार्बोनिक एसिड को मिलाया जाता है, ठीक है ना? कार्बोनिक एसिड को मिलाया जाता है। फॉर्मिक एसिड लाल चींटी में पाया जाता है, ठीक है?
इसी से लाल चिट्टी से यानी कि रेड आंट से फॉर्मिक एसिड को फाइंड मतलब उससे निकालता जाता है, ठीक है। तो रेड आंट जो रिलेटेड है फॉर्मिक एसिड से रिलेटेड है। अगला टार्टरिक एसिड हम लोग इमली खाते हैं, ठीक है ना, इमली में ज्यादा पाया जाता है और अंगूर में भी पाया जाता है। इमली और अंगूर दोनों में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। तो सब का सब तो ऑप्शन मिला हुआ है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अच्छा, लैक्टोज, तो खट्टा दूध अच्छा सुमेलित नहीं है। लैक्टोज, लैक्टोज नहीं, यहाँ पे लैक्टिक एसिड अगर होगा ना, लैक्टिक एसिड, ठीक है। और लैक्टोज और लैक्टिक एसिड में फर्क है। लैक्टिक एसिड, चलिए देखते हैं आगे, लेकिन इसका आंसर तो सब सही है। यहाँ पे सिर्फ जो है ना लैक्टिक एसिड रहता तो ये भी सही हो जाता। तो अगला सवाल हम देखते हैं, और बाकी ये सब सही है, बी सी एंड डी। 94 नंबर सवाल जो है मेरा वो है, प्रोकैरियोटिक का मुख्य लक्षण क्या है। हम जानते हैं एक यूकैरियोटिक होता है और यूकैरियोटिक, और दूसरा क्या होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या होता है, फुली डेवलप होता है, फुली डेवलप होता है, ठीक है। इसमें 80s होता है और इसमें 70s होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉट डेवलप होता है, नॉट डेवलप फुली होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आंसर क्या दिया हुआ है, केंद्रक कला अनुपस्थित होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में। एकदम सही है, केंद्रक कला अनुपस्थित होता है, और यूकैरियोटिक में केंद्रक कला होता है। 80s का राइबोसोम होता है, नहीं इसमें 70s का होता है, ठीक है। केंद्रक कला उपस्थित होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। केंद्रक कला अनुपस्थित होता है, केंद्रक कला उपस्थित होता है, नहीं ये भी गलत है, इसमें भी अनुपस्थित, यानी कि ये ऑप्शन इसका राइट है। अगला सवाल जो स्क्रीन पे है उसको हम लोग देखते हैं। हाँ, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हम जानते हैं 1802 ईस्वी में सबसे पहले जीव विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेमिनस दोनों वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है ना। लेकिन जीव विज्ञान का फादर किसको कहा गया है, बाद में इन्होंने बहुत इस पे ये किया, मतलब उस पे रिसर्च किया, लेकिन फादर ऑफ जीव विज्ञान अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ जीव विज्ञान इज अरस्तु, लेकिन सबसे पहले लेमार्क और ट्रिवेरनस ने किया था, ठीक है। बाकी ये लोग का भी योगदान है। फिर अगला सवाल हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित क्रम है, ठीक है, कौन सुमेलित क्रम है। चलिए देखते हैं कौन इसमें सुमेलित है। रेडियम, रेडियम की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं, ठीक है। रेडियम मेडर्न क्यूरी ने खोज किया था किसका, रेडियम। रेडियम एक क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अब देखिए पेनिसिलिन एक दवा है, ठीक है, पेनिसिलिन जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है, ठीक है। एक्सरे की खोज रेंटजन ने किया है, डब्ल्यू के रोंटजन। चेचक का खोज डेवलप किसने किया, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका की खोज किया है। तो चारों का चारों ऑप्शन देखिए, ए का हो गया आपका रेडियम, ए का 2 हो गया, बी का कौन सा हो गया 1 हो गया, सी का कौन सा हो गया 4 हो गया, ठीक है, और डी का 3। तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल स्क्रीन पे, अगला सवाल 97 है, ठीक है। 96 हम लोग कर चुके हैं, 97 सवाल, एक सेकंड। 97 नंबर सवाल जो है मेरा, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो देखिए जूल जो होता है किसका यूनिट होता है, एम्पियर किसका यूनिट होता है, वाट किसका यूनिट होता है, वोल्ट किसका यूनिट होता है। ये यहाँ पे वाट नहीं होगा, यहाँ पे वाट होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना, वाट। तो देखिए जूल, हम लोग वर्क को जूल में मेजर करते हैं, ठीक है, यानी कि एनर्जी इज मेजर बाय जूल, वर्क को जूल में मेजर करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, कार्य का। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और इसको मेजर किस में करते हैं, एमीटर से, एमीटर। चलिए वाट किसका होता है, तो पावर का होता है, ठीक है ना। सामर्थ्य जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सामर्थ्य, इसको क्या कहते हैं, पावर। पावर इक्वल टू वर्क बटे टाइम होता है, ठीक है। अब वोल्ट यानी कि ये क्या हो गया, विभवांतर, भी से डिनोट करते हैं, यानी कि विभवांतर वोल्टेज।
तो 97 सवाल हो गया। अब हम लोग 98 नंबर सवाल पे आते हैं और ये क्या कहता है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की उपस्थिति जानने के लिए निम्न में से किस वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता करने के लिए क्या चीज का यूज किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि सोनार, सोनार एक यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वहां से साउंड छोड़ा जाता है, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, तो उससे हमको गहराई पता चलता है कि कोई भी वस्तु कितनी गहराई पे बैठा हुआ है जाके, ठीक है। तो महासागर का जो डूबी हुई वस्तु है उसकी पता लगाने के लिए सोनार एक यंत्र है जिसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर दूसरा हो गया, ठीक है। सेक्समीटर ये दूसरा चीज है, ऑडियोमीटर सुनने के लिए होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर भी इलेक्ट्रिक धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, वो क्या है, सूर्य के किरणों की तीव्रता नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूर्य की किरण का अ, सूर्य की किरणों की तीव्रता नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास, 4 ऑप्शन है, उसको देखिए कौन सा है? एस्ट्रोमीटर, ठीक है ना? हाइग्रोमीटर, अभी हम लोग देखे थे हाइग्रोमीटर का यूज क्यों किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है ना? यहाँ पे एक्टिनोमीटर जो है हमारा, एक्टिनोमीटर, उसका हम लोग यूज करते हैं सूर्य की किरणों की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी मेजर करने के लिए, ठीक है, इंटेंसिटी मेजर करने के लिए। तो चलिए हमारा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सवाल था जिसको हम डिस्कस किए हैं, ठीक है, और कुछ और सवाल है क्या तो उसको भी डिस्कस करते हैं। 99 हो गया, अच्छा 100 भी हो गया। चलिए 100 सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो 100 मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड, ठीक है ना? ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे मोनोसैकेराइड जिसमें एक यूनिट से बना होता है, ठीक है ना? जो एक ही यूनिट से बना होता है, उसको मोनोसैकेराइड कहते हैं, ठीक है? तो राइबोज, राइबोज, ठीक है? ये 1 ही यूनिट C5H सॉरी राइबोज C5H10 O कुछ इस तरीके से होता है एन, यानी कि एक ही यूनिट से बना हुआ है इसीलिए मोनोसैकेराइड है। डाइसैकेराइड कौन सा है? सुक्रोज, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। एग्जाम में ये सवाल पूछता है, निश्चित ही पूछता है कि सुक्रोज किससे किससे मिलकर बना है, मोनोसैकेराइड है या डाइसैकेराइड है। तो इस तरीके से सवाल एग्जाम में पूछता है, जो आपको याद रखना जरूरी है। तो सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है, ठीक है ना? अब देखिए ये डाइसैकेराइड है, सही है। अब यहाँ ट्राइसैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड का आंसर कौन सा दिया? माल्टोज। तो माल्टोज क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, यानी कि 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाता है। और यहाँ पे क्या है? ट्राइसैकेराइड। तो यहाँ 3 होना चाहिए ना, 3, तब ट्राइसैकेराइड होगा, 3 मिलके बनेगा तब ना। तो ये ऑप्शन मेरा गलत है, ठीक है ना, बाकी ये और ये सही है। पॉलीसैकेराइड जिसको हम सेल्यूलोज कहते हैं, ठीक है ना, तो पॉलीसैकेराइड को हम लोग सेल्यूलोज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या इसका आंसर होगा? सेल्यूलोज। ये जो होता है ना पॉलीसैकेराइड नहीं होता है, C5H10O का N होता है। सेल्यूलोज अगर पॉलीसैकेराइड का अगर आंसर हमको जानना है तो देखिए रेफिनोज होता है, ठीक है, रेफिनोज इज पॉलीसैकेराइड। तो इसमें सी मेरा गलत है, बाकी सही है। डी में भी थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, ठीक है। सेल्यूलोज क्या है? पॉलीसैकेराइड। तो नहीं नहीं, डी भी मेरा सही है। पॉलीसैकेराइड में सेल्यूलोज को लिया जाता है, ठीक है ना, ये डिफरेंट यूनिट। तो चलिए हम लगभग 20 से 22 सवाल साइंस के इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस किए और इसी प्रकार से हमारा सेशन ऑलवेज मतलब चालू रहेगा आप सबके लिए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हम सब टीम आपके लिए बेहतर कंटेंट रेडी करके आपके पास डिलीवर कर रहे हैं। और चलिए जय हिंद, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।